नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। यदि स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के साथ में तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। टेस्ट को ध्यान से अटेम्प्ट करिए और बताइए कितना स्कोर आपने किया है, कितने सही किए हैं टोटल क्वेश्चन में से। सभी लोग अपना अपना स्कोर जरूर कमेंट करिए। देखिए ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल .सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। दोस्तों, समीक्षा अधिकारी के प्रीलिम्स एग्जामिनेशन के लिए ये फुल लेंथ मॉक टेस्ट पेपर नंबर 7 है। इससे पहले हमने 6 वीडियोस ऐसे ही रिकॉर्ड किए हुए हैं, वो चैनल पर उपलब्ध है, आप देख सकते हैं। 6 मॉक टेस्ट हैं जो कि फुल लेंथ है, 140 प्रश्न है जैसा कि परीक्षा के प्रारूप में होता है। तो आइए शुरू करते हैं इसे। ये बाइलिंगुअल फॉर्मेट में है और अगर आपको पेड कोर्सेज ज्वाइन करने हैं तो यहाँ रुककर आप ये नंबर नोट कर सकते हैं, इस पर संपर्क कर लीजिएगा। जो फ्री वाला टेलीग्राम का चैनल है, आवश्यक सूचनाएं और जो इंपॉर्टेंट स्टडी मटेरियल है उसके लिए आप इसे ज्वाइन कर लीजिए, एकदम से फ्री ऑफ कॉस्ट है। पहले प्रश्न को देखिए, इतिहास से शुरुआत होती है और ये पहला क्वेश्चन आपके सामने कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग रूलर्स एज पर देयर टेन्योर इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। क्रोनोलॉजी पूछी जाती है और यहाँ दिया हुआ है अहमद शाह का नाम, मोहम्मद शाह रंगीला का नाम है, आलमगीर द्वितीय है। पहले कौन सा और बाद में कौन सा, इस क्रम में आपको अरेंज करना है। तो आप जानते हैं कि मोहम्मद शाह रंगीला, जो कि रोशन अख्तर इसका मूल नाम था, और 1719 से ये शासक बनता है, यानी तख्त पर बैठता है और 1748 तक रहता है। इसके समय में स्वतंत्र राज्यों की स्थापना होती है, अवध और हैदराबाद जैसे। अहमद शाह का जो समय था वो 1748 से शुरू होता है और 1754 तक रहता है। और आलमगीर द्वितीय का जो समय है वो 1754 से शुरू होता है और 1758 तक रहता है। तो ये क्रम है इसका। अब इस हिसाब से अगर देखा जाए तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो बी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये उत्तर मुगल कालीन जो सम्राट है उनके नाम दिए। इसके बाद सेकेंड वाले को देखते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ स्टेट्स दी हुई हैं और दूसरी तरफ डायनेस्टीज हैं, यानी राजवंश हैं। ठीक, मिलान करना है। तो अहमदनगर है, बीजापुर है, गोलकुंडा है और बरार है। कहाँ पर कौन सी राजशाही स्थापित हुई थी, तो ये देख लीजिए। आदिल शाही दिया है, इमाद शाही दिया है, निज़ाम शाही दिया है और कुतुब शाही दिया है। मिलान करके बताइएगा कि कौन सा इसमें से परफेक्ट मैच होगा। तो आप जानते हैं कि अहमदनगर में निजाम शाही हो जाएगा, इसे पहुंचा दीजिए आप सीधा तीसरे वाले से। और बीजापुर से आदिल शाही को मिला दीजिए, ऊपर वाला। ठीक, गोलकुंडा से आप किसको मिलाइएगा, कुतुब शाही को मिला दीजिए चौथे वाले से। और बरार में बचा हिमाद शाही, तो ये इसका परफेक्ट मैच है और इस हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। फिर से लिस्ट आ गई है और इसमें एक तरफ डायनेस्टीज और दूसरी तरफ रूलर्स, मतलब लास्ट रूलर दिए हुए हैं, जो अंतिम शासक थे किसी भी राजवंश में। एक पहला जो संस्थापक होता है उसे हम देखते हैं और उसके बाद लास्ट वाले को देखते हैं। तो लास्ट वाले में यहाँ देख लीजिए किसका किसका नाम दिया है। संगम डायनेस्टी, सालू डायनेस्टी दिया हुआ है, इसके अलावा तुलुभ है, अरवीडू है, ये सब विजयनगर साम्राज्य के राजवंश है। विरूपाक्ष द्वितीय, सदाशिव राय, इमादी नरसिंह देव इनका पूरा नाम था, और श्रीरंग तृतीय। बताइए कि कौन सा किस डायनेस्टी का लास्ट रूलर था। प्रश्न को आप देख रहे हैं और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी वाला होना चाहिए। डी वाले के हिसाब से एक बार मिलान करके देखते हैं। ठीक है, संगम राजवंश जो था, सबसे पहला विजयनगर साम्राज्य का यही राजवंश था। हरिहर और बुक्का के द्वारा विजयनगर साम्राज्य की नींव डाली जाती है। तो विरूपाक्ष द्वितीय इसका अंतिम रूलर था। ठीक, संगम राजवंश का विरूपाक्ष द्वितीय, आमने सामने मैच। इसके बाद देखिए सालुव राजवंश के इमादी नरसिंह देव जो थे ये अंतिम रूलर थे, तो इनको तीसरे वाले से मिला लीजिए। तुलुभ डायनेस्टी जिसके कि कृष्णदेव राय भी थे, तो इन्हें किससे मिलाएंगे, सदाशिव राय से मिला लीजिए। और अरवीडू का अगर देखेंगे आप, लास्ट वाला जो राजवंश था सबसे अंतिम, तो श्रीरंग तृतीय के द्वारा इसका जो अंतिम है वो दिखाया जाता है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। तो इस तरीके से तीसरे का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। इसके बाद आगे चलते हैं। श्रीरंग तृतीय को हमने देख लिया इसमें अरवीडू डायनेस्टी से मिलाकर। प्रश्न संख्या 4 में कहा जा रहा है कि रचनाएं दी हुई हैं, मतलब कंपोजिशन दिया हुआ है, और पुस्तकें दी हुई हैं, मतलब ये रचना और पुस्तकें ऐसे करके दिया हुआ है। लेखक के नाम ये साइड में दिए हुए हैं। दोनों लिस्ट को आपको देखना है, ये पहले से मिली हुई है, इसमें मिलान नहीं करना है, सिर्फ आपको ये देखना है कि सही कौन सा है। तो देखिए सियासतनामा लिखा हुआ है और इसके लेखक थे नरपति नाल। ठीक है, ऐसा कहा जा रहा है। बीसल देव रासव, यहाँ देख लीजिए, बीसल देव रासो यानी विग्रहराज चतुर्थ जो थे उनके ऊपर लिखा गया एक काव्य है। तो राजशेखर के द्वारा इसको लिखा गया ऐसा कहा जा रहा है। और हमीर मदमर्दन, ठीक है, हठी हमीर की कथा आपने सुनी होगी, तो जय सिंह सूरी के द्वारा इसे लिखा गया है। प्रबंध कोश को लिखने वाले निजामुल मुल्क थे। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, हमीर मर्दन वाला सही है। बस यही एकमात्र इसमें ऐसा है जो कि परफेक्ट है, बाकी सब गलत है। सियासतनामा को निजामुल मुल्क ने लिखा था। ठीक है, बीसल देव रासो के रचयिता आप भी जानते हैं नरपति नाल थे। हमीर मदमर्दन को आपने देख ही लिया है। प्रबंध कोश के राजशेखर थे। तो इस प्रकार से हम देखते हैं। इसके बाद 5वें वाले को देखते हैं। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। दीवान रियासत, इसकी स्थापना बलबन ने की थी। दीवान वकूफ की स्थापना जलालुद्दीन फिरोज खिलजी ने की थी। मुस्तखराज नाम का जो दीवान था, मतलब ये विभाग था, तो इसकी स्थापना अलाउद्दीन खिलजी के द्वारा की गई थी। और दीवान सियासत का संस्थापक मोहम्मद बिन तुगलक था। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है।
और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। ऊपर वाला ही गलत है, दीवान रियासत। ठीक है, दीवान रियासत की स्थापना किसने की थी? अलाउद्दीन खिलजी ने की थी। और यहाँ पर क्या दिया है? बलबन दिया हुआ है, तो इसलिए ये गलत है। इसके बाद छठवें वाले को देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट एमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू द सल्तनत एडमिनिस्ट्रेशन। ये जो एडमिनिस्ट्रेटिव वर्ड्स होते हैं ये आपको देखकर जाने चाहिए, यहाँ से प्रश्न बनते हैं। ठीक, खासतौर पे मध्यकाल से। तो मुस्तौफी मुमालिक, ठीक है, यहाँ जो पद का नाम दिया है उसे देखिए। तो मुस्तौफी मुमालिक था और इसका काम क्या था? ये न्याय विभाग का हेड हुआ करता था। दीवान यहाँ नीचे देख सकते हैं आप, दीवान इशरफ का नाम दिया है और इसका ये जो विभाग था ये यहाँ आप देख रहे हैं लेखा परीक्षक का विभाग था। ठीक है, दीवान इस्तिहाक ये महालेखा परीक्षक हुआ करता था और काजी उल कुजात का काम था पेंशन डिपार्टमेंट को संभालना। इसमें विषम विकल्प का आपको चयन करना है, बताइए कौन सा है? तो बी वाला है। ठीक है, दीवान इशरफ लेखा परीक्षक के तौर पे वही एकमात्र सही है, बाकी जितने हैं सब गलत हैं। मुस्तौफी मुमालिक का काम होता था महालेखा परीक्षक का, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल। ठीक है, और दीवान इस्तिहाक जो था ये पेंशन विभाग कहलाता था, मतलब पेंशन विभाग का ही स्वरूप होता था, पेंशन देने लेने का काम करता था। काजी उल गुजात जो था ये काजी नाम से आप समझ लीजिएगा, न्याय करने का काम करता था। तो एकमात्र सही कौन सा है? ये वाला। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 7 में कहा गया कि सही विकल्प का चयन कीजिए। फिरोज शाह तुगलक द्वारा जो हटाए गए कर थे, उसने कुछ करों को हटा दिया था, प्रचलित है। तो कौन कौन से कर हटाए गए थे उसके संबंध में है। अब यहाँ देखिए करों के नाम दिए। अमीर तरफ, ये जुआ घर जो होते थे, मतलब जुए के अड्डे होते थे, उन पे कर लगता था। रोग नगरी, ये आप देख रहे हैं, तो ये जो कर था ये मनोरंजन कर के तौर पे कहा जाता था, मतलब इसका काम क्या था? मनोरंजन कर को वसूलना। खिजरावत ये कर का नाम है। ठीक है, सब्जी और फलों पर लगता था। और किमार खाना नाम का जो कर था वो तेल उत्पादन पर लगता था। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा सही है? ठीक, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ये जो खिजरावत दिया हुआ है, टैक्स ऑन वेजिटेबल एंड फ्रूट्स, यही एकमात्र सही है। अमीर तरफ जो था ये मनोरंजन कर होता था, यानी इंटरटेनमेंट टैक्स होता था। रोग नगरी जो था ये असल में जो प्रोड्यूसिंग ऑयल वाला काम था उस पर लगता था टैक्स। और इसके बाद आपने ये सब्जी और फल वाला देख लिया है। किमार खाना जो था ये जुआ घरों पर लगता था, किमार जुए को कहा जाता है, तो किमार खाना ये टैक्स होता था। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, इसका सी वाला सही था। प्रश्न संख्या 8 में आपको मिलान करना है। एक तरफ ट्रेवलर्स के नाम दिए हैं, दूसरी तरफ उनका जो टाइम ऑफ अराइवल है वो दे रखा है। तो इब्न बतूता, मार्को पोलो, अल बरूनी और अब्दुल रज्जाक। यहाँ पे आप देख लीजिए कौन सी शताब्दी में यानी कौन सी सेंचुरी में आए थे। तो 11वीं शताब्दी है, 13वीं है, 15वीं है और 14वीं है। मिलान करके बताइए। और देखिए इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ऊपर ही है, ज़्यादा नीचे जाने की आवश्यकता नहीं थी। ए वाला सही है। इब्न बतूता का 14वीं शताब्दी का समय था। ठीक है, मार्को पोलो का 13वीं शताब्दी का था, इसने भी काफ़ी ट्रेवल किया था। और अल बरूनी का 11वीं शताब्दी का था, ये इनसे भी पहले आया था। और अब्दुल रज्जाक का समय बाद का है, ये 15वीं शताब्दी का है। तो इस क्रम में से मिलान करना था। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कालानुक्रम में व्यवस्थित कीजिए। तो बैटल ऑफ चौसा है, बैटल ऑफ देवरा है, बैटल ऑफ सरहिंद है और बैटल ऑफ कालिंजर है। मध्यकाल खासतौर पर शेर शाह सूरी के समय से जुड़े हुए युद्ध हैं। आप इनमें देखिए पहले कौन सा हुआ था और बाद में कौन सा हुआ था। तो आप जानते हैं कि शेर शाह सूरी का जीवन का अंत होता है कालिंजर के युद्ध में। कालिंजर का दुर्ग काफी मजबूत था, दीवार गिरी नहीं रही थी, मतलब किले को तोड़ने का प्रयास हो रहा था क्योंकि राजा समर्पण नहीं कर रहा था। तो शेर शाह सूरी ने आदेश दिया कि गोले बरसाओ इस पे, मतलब बारूद बरसाओ। जब बम्बारमेंट होगा, दीवार टूटेगी तो अपने आप हम अंदर घुस जाएंगे। और उसी चक्कर में एक गोला आकर बारूद के ढेर पर गिर जाता है और आग लग जाती है, उसमें ये झुलस कर मारा जाता है। तो वो उसके जीवन का अंतिम युद्ध था। बाकी जो है उनको इसी क्रम में आप देख लीजिए। और क्वेश्चन नंबर 9 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। उसी सीक्वेंस में आपको अरेंज करना था। चौसा की डेट क्या हो जाएगी? 1539। ठीक है, ये ऊपर वाला। उसके बाद देवरा को आप देख रहे हैं 1532। सरहिंद का युद्ध ये होता है 1555 में। ठीक है, हुमायूं का इसमें काफी बोलबाला रहता है। और उसके बाद लास्ट वाला आप देख रहे हैं कालिंजर वाला, ये 1545। ठीक, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 10 कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो घटकर पर है, वराह मिहिर है, ये सब प्रसिद्ध लेखक और विद्वान व्यक्तियों के नाम है। ये अलग अलग क्षेत्र के विद्वान थे। अमर सिंह है और छपड़क है। इनका काम क्या था, मतलब ये किस क्षेत्र के निष्णात थे? तो ज्योतिषी थे, कवि थे, कोशकार थे या फिर खगोल शास्त्री थे। अब इसमें आपको मिलान करना है, बताइए कौन सा किससे मिलेगा। ये चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे उनमें से हैं। कालिदास भी उसमें एक थे। अब बताइए। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। सी वाले के हिसाब से इसको एक बार अरेंज कर लेते हैं या व्यवस्थित कर लेते हैं। देखिए चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में जो 9 रत्न थे उसमें से वराह मिहिर, ये आप जानते हैं कि खगोल विज्ञान से इनका संबंध था, मतलब ये क्या थे? एस्ट्रोनॉमर थे। और अमर सिंह जो थे ये कोशकार थे, मतलब लेक्सिकोग्राफर जिन्हें कहा जाता है वो थे। और साथ में छपड़क का नाम आप देख रहे हैं, नाम काफी अच्छा है। तो ये ज्योतिषी थे, मांत्रिक और ज्योतिषी दोनों थे, मंत्रों के जानकार भी थे। साथ में घटकर पर जो थे ये कवि थे। इस प्रकार से है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 11 में आपसे कहा गया कि निम्नलिखित में से कौन सा अकबर के 9 रत्नों में शामिल नहीं था। तो अबुल फजल का नाम दिया है, वर रुचि का नाम दिया है, राजा टोडरमल भी है और मानसिंह प्रथम है। बताइए इसमें से कौन से अकबर के 9 रत्न में इन्वॉल्व नहीं थे। ये प्रश्न पूछे जाते हैं, 9 रत्नों के बारे में बहुत तेज पूछा जाता है। इसके अलावा अष्टदिग्गज और इस प्रकार के प्रश्न भी आते हैं।
तो इसमें अगर आप ध्यान से देखें तो अकबर के 9 रत्नों में अबुल फजल का नाम आएगा, फैजी का नाम आएगा, राजा टोडरमल का नाम आएगा, मान सिंह प्रथम का नाम आएगा। लेकिन इसमें वररुचि का जो नाम दे रखा है ये गलत है। देखकर मालूम हो रहा है, बहुत ही ये अनोखा विकल्प इसमें घुसा दिया है, तो ये पहचानना आसान है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, लिस्ट को मिलाना है आपको। तो महाजनपदों के नाम दिए हैं और इनकी जो राजधानी क्षेत्र है वो दिया हुआ है। अब बताइए, तो शूरसेन महाजनपद या शूरसेन जो सौरसेन महाजनपद भी कहा जाता था, ये है। वत्स महाजनपद है, चेदी महाजनपद है, मत्स्य महाजनपद है। ये जो 16 महाजनपदों का इतिहास आप पढ़ते हैं उसमें से। मथुरा राजधानी, सोथिवती राजधानी, शुक्तिमती या शक्तिमती भी इसको कहा जाता था, कौशाम्बी और विराटनगर। बताइए कौन सा किससे मिलेगा? तो आप जानते ही हैं कि शूरसेन महाजनपद की राजधानी क्या थी? मथुरा। ठीक। इसके बाद वत्स महाजनपद है, चेदी महाजनपद है, तो चेदी को मिला लीजिए सोथिवती से, शुक्तिमती या सोथिवती। मत्स्य महाजनपद का विराटनगर से मिला लीजिए, बचता है वत्स, तो उसको कौशाम्बी पहुंचा दीजिए। हो गया। अब इसको किस विकल्प के तौर पे चुना जाए आप बताइए? तो इसका डी वाला सही होगा, सबसे लास्ट में दिखाई दे रहा है, इसको ऊपर कर लेते हैं। देखिए डी वाले के अकॉर्डिंग मिलाना था। ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 13 में आपसे कहा जा रहा है कि एक तरफ जैन टेक्स्ट दिए हुए हैं और उससे रिलेटेड जो ऑथर है, मतलब उसको लिखने वाले व्यक्ति का नाम, वो दूसरी तरफ लिस्ट में दिया है। मिलान करके देखिए कौन सा किससे मिलेगा। तो कल्पसूत्र, परिशिष्ट पर्वन, द्रव्य संग्रह और तत्वार्थ सूत्र ये ग्रंथों के नाम हैं जो कि जैन धर्म से बिलोंग करते हैं। नेमीचंद, हेमचंद, उमास्वामी और भद्रबाहु, इस प्रकार से आचार्यों और विद्वानों के नाम जो कि जैन धर्म से बिलोंग करते थे वो दे रखे। बताइए कौन सा किसने लिखा था? और इसमें अगर आप देखें तो ऊपर वाला ही सही, ए वाला, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा, उसी क्रम में अरेंज भी करना था। कल्पसूत्र भद्रबाहु के द्वारा, परिशिष्ट पर्वन हेमचंद्र के द्वारा, द्रव्य संग्रह नेमीचंद्र के द्वारा और तत्वार्थ सूत्र के रचयिता कौन थे? उमास्वामी थे। इसके बाद 14वें प्रश्न में चलते हैं। कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा। तो वैष्णव धर्म से संबंधित है दशावतार मंदिर और इसकी लोकेशन है देवगढ़ में। शैव धर्म से संबंधित है राजराजेश्वर मंदिर और इसकी जो लोकेशन है वो तंजौर में है। शाक्त धर्म यानी शक्ति की उपासना करने वाले लोगों का धर्म, तो उसका जो संबंध है वो दक्षिणेश्वर काली मंदिर से है, काली जी का मंदिर है, और ये कोलकाता में है। अब आप बताएं कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है? तो कुछ गलत नहीं है, सभी सही है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। दशावतार मंदिर भगवान विष्णु के 10 अवतार, तो वैष्णव धर्म से बिलोंग करता है। राजराजेश्वर ये शैव धर्म से, इसको आप भगवान विष्णु का मंदिर मत समझिएगा। ठीक। तो इसमें सभी सही है। इसके बाद आगे चलते हैं। देवगढ़ कहाँ पे है? यूपी में है, उत्तर प्रदेश में। और राजराजेश्वर टेम्पल की लोकेशन तंजौर तमिलनाडु में है। ठीक। और कोलकाता वाला बताने की आवश्यकता ही नहीं है। इसके बाद 15वें को देखते हैं। इंडियन फिलॉसफी दे रखी है यानी भारतीय दर्शन, और रिलेटेड जो प्रमोटर्स हैं या प्रोपेगेटर आप कह लीजिए, प्रमोटर कहना ज़्यादा सही रहेगा, इन्होंने ही इसका आविष्कार किया था एक तरह से। तो आप इन्हें देखिए कि गलत कौन सा है। न्याय दर्शन के प्रणेता कौन थे? महर्षि गौतम थे। वैशेषिक दर्शन के जो प्रणेता थे वो कणाद ऋषि थे। ठीक है, कणाद ऋषि थे। इसके बाद सांख्य के जैमिनी थे और वेदांत के महर्षि व्यास थे। इसमें गलत कौन सा है? तो गलत इसका सी वाला है। ठीक है, सी वाले को देख लीजिए, सांख्य दर्शन और जैमिनी जो मिला दिया है। न्याय दर्शन के गौतम थे, वैशेषिक के कणाद थे, सही दिया है। और सांख्य के कौन थे? कपिल मुनि थे। और वेदांत के महर्षि व्यास थे, उसमें कोई डाउट नहीं। इसके बाद 16वें को देखते हैं। कहा जा रहा है कि लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से मिलाइए। तो ऋग्वेद के मंडल हैं। देखिए ऋग्वेद सबसे प्राचीन है वेदों में, और ये एक साथ नहीं लिखा गया है, समय समय के साथ, मतलब कई सालों के बीतने के बाद जो एक मंडल है उसकी रचना होती थी, फिर कई साल बीत गए तो अगला मंडल रचा जाता था। कुछ मंडल पहले लिखे गए हैं, कुछ बहुत बाद में लिखे गए हैं, तो इसका क्रम अस्त व्यस्त है। अब इसमें आपको देखना है कि इसके संबंधित रचयिता जो मुनि हैं या ऋषि हैं वो कौन से हैं। तो द्वितीय मंडल, तृतीय, चतुर्थ और षष्ठम, विश्वामित्र, भारद्वाज, बृहत्समत और वामदेव, ये व्यक्तियों के नाम। बताइए किसने किसको लिखा है? और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी वाले के हिसाब से एक बार देख लीजिए। देखिए द्वितीय मंडल जो है इसको बृहत्समत के द्वारा लिखा गया है। तृतीय मंडल जो है ये विश्वामित्र के द्वारा लिखा गया है, तो आपने बहुत बार पढ़ा होगा। और एक अगर पकड़ में आता है तो बाकी चीजें इसमें आसान हो जाती हैं। जैसे आप देख रहे हैं ना कि इसमें बी वाले में सिर्फ एकमात्र यही एक ऐसा विकल्प है जिसमें कि बी का ऑप्शन पहला दिया है, तो इसमें पकड़ना आसान था। इसके अलावा चतुर्थ जो मंडल था, मतलब चौथा मंडल, वो वामदेव के द्वारा लिखा गया था, और षष्ठम मंडल जो था ये भारद्वाज ऋषि के द्वारा लिखा गया था। संत वामदेव का एक समय तो ऐसा आया, इनकी भाग्य इतनी ज़्यादा उत्तेजित हो गया, मतलब चमकी हुई भाग्य थी कि ये देवराज इंद्र के स्थान पर विराजमान हो गए। लेकिन उसके बाद जब इनका टाइम खराब होता है तो ये नीचे उतर आते हैं और इनकी स्थिति दयनीय हो जाती है। फिर इन्हें अपने अहंकार का बोध होता है कि मतलब इन्होंने अहंकार किया था, इस वजह से पतन हुआ, तो ये जो ऋग्वेद में मंडल है उसकी रचना करते हैं। इसके बाद आगे चलते हैं। देवराज इंद्र का जो पद है वो स्थायी नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि उस पर जो राजा विराजमान है जिन्हें कि हम इंद्र के नाम से जानते हैं वही उस पर बैठे रहें, उसका भी चयन होता है। बहुत सारे इंद्र बदले गए हैं ये इतिहास में, मतलब जो पौराणिक इतिहास है उसमें वर्गीकृत है। इसके बाद 17वें को देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे या किसमें ब्रिटिश भारत विजेता नहीं रहा? मतलब ब्रिटिशों के अधीन जो भारत था उसने कई सारी लड़ाइयाँ लड़ी थी, तो किसमें वो नहीं जीता था, ये आपको बताना है। तो बैटल ऑफ सारागढ़ी है, इस पर फिल्म बन चुकी है केसरी, और मलकंद की घेराबंदी है। इसके अलावा जो एंग्लो अफगान वार हो रहे थे उसमें से थर्ड वाला जिसमें कि ये लोग हार गए थे, या फिर अराकान अभियान, इसमें से होगा कौन सा? बताइए, जिसमें कि ब्रिटिशर्स जो कि भारत पर रूल कर रहे थे वो हार गए थे। असल में भारत नहीं हारा था, ब्रिटिश ही हारे थे जो कि यहाँ पर कब्जा जमाए बैठे थे। और 17वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा, ये जो अराकान वाला है।
बैटल ऑफ सारागढ़ी में ब्रिटिश इंडिया अंत में जीतती है। शुरुआत में क्या होता है, अफगानों का एक बड़ा जत्था ही हमला करता है और वहाँ जो सारागढ़ी का दुर्ग रहता है वहाँ कुछ गिने चुने सिखों की टोली रहती है। तो ब्रिटिश गवर्नमेंट उनको आदेश देती है कि वापस लौट आओ, लेकिन सिख जो है वो अपनी जान दे देना कबूल करते हैं, लेकिन पीछे मैदान छोड़ना कबूल नहीं करते। ठीक, तो ये बहादुरी की मिसाल थी। बाद में वहाँ पे हमला करके वो कब्जा कर लेते हैं। और मलकंद की घेराबंदी वगैरह सही है। अराकान वाला जो है ना, उसमें जापान का साम्राज्य वाला जो मामला है वो दिखाई देता है, तो इसमें डी वाला हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 17वें का डी हमारा आंसर है। 18वें को देखिए, कहा जा रहा है कि सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। तो युद्ध दिया है और विजेता दे रखा है। भरतपुर का युद्ध, मराठा साम्राज्य इसमें विजेता रहता है। ठीक है, फिरोज शाह का जो युद्ध था उसमें अगर देखा जाए तो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी विजेता रहती है। रामनगर के युद्ध में मैसूर साम्राज्य, चिलियान वाला का जो युद्ध था उसमें सिख साम्राज्य जीता था। अब आप बताएं कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो इसमें अगर देखा जाए रॉन्ग इन्फॉर्मेशन तो सी वाली है। ठीक है, रामनगर का युद्ध जो दे रखा है वही एकमात्र गलत है। रामनगर के युद्ध में सिख साम्राज्य विजेता रहता है, न कि मैसूर साम्राज्य। बाकी जितने हैं वो ठीक है। इसके बाद 19वें को देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सीज हैड नॉट बीन साइंड इन 1791 AD। मतलब कहा जा रहा है कि इसमें से घेराबंदी जो दे रखी है, 4 ऑप्शन आपके पास है, तो 1791 में हस्ताक्षर किस पर नहीं किए गए थे। हस्ताक्षर करने का कोई मतलब ही नहीं है, घेराबंदी में कहाँ हस्ताक्षर होता है। मतलब कुल मिलाकर घेराबंदी की डेट इसमें आपको देखनी है कि कौन सी 1791 की नहीं है। तो कोप्पल की घेराबंदी है, श्रीरंगपट्टनम की घेराबंदी है, नंदी दुर्ग की घेराबंदी है और कोयम्बटूर की घेराबंदी है। इसमें आप देखकर बताएं, कोई एक चयन करना है। तो कोप्पल की घेराबंदी 1791, नंदी दुर्ग की भी 1791 और कोयम्बटूर की भी 1791, लेकिन श्रीरंगपट्टनम की कितनी, 1792, 1792। यही इसमें से डिफरेंट है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 20 में आपसे पूछा गया कि जो करेक्ट ऑप्शन है वो बताइए कौन सा है। खानवा का युद्ध होता है 1527 में, सेमल का युद्ध होता है 1544 में और बैटल ऑफ करनाल होता है 1738 में। ये सब AD वाले हैं, यानी ईस्वी वाले। तो आप बताएं कि इसमें से कौन सा सही है। और क्वेश्चन नंबर 20, इसका जो राइट आंसर है वो पहला दूसरा तो ठीक है भाई, खानवा और सेमल, लेकिन करनाल की जो डेट है वो 1739 की है। यहाँ दिया है ना 1738, तो ये वाला गलत है, बाकी दोनों सही है और इसीलिए ए वाला। इसके बाद 21वें को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू सेंटर्स एंड लीडर ऑफ रिवॉल्ट ऑफ 1857। मतलब 1857 की जो क्रांति थी उसका अलग अलग स्थानों से नेतृत्व करने वाले लोग भिन्न भिन्न थे। तो यहाँ वही बताना है। गोरखपुर से गजाधर सिंह नेतृत्व कर रहे थे, ऐसा कहा गया है, गलत का चयन आपको करना है। फर्रुखाबाद से शहीद हसन नेतृत्व कर रहे थे। संभलपुर से सुरेंद्र साई जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे और हरियाणा से राव तुलाराम के द्वारा इसकी बागडोर थामी गई थी। तो आप बताएं कि गलत कौन सा है। और 21 का करेक्ट आंसर इसमें से बी वाला हो जाएगा। ठीक है, बी वाले का मतलब है कि फर्रुखाबाद वाला जो दिया है शहीद हसन, सुल्तानपुर से शहीद हसन जो है वो नेतृत्व कर रहे थे, मतलब हसन जो थे वो नेतृत्व कर रहे थे। बाकी जितने हैं वो ठीक। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 22वां, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर रिलेटेड टू डॉक्ट्राइन ऑफ लैप्स ऑफ लॉर्ड डलहौजी। लॉर्ड डलहौजी के समय में कई सारे सुधार वाले भी काम होते हैं, लेकिन जो उसका सबसे बुरा काम था वो यही था, राज्य हड़पने वाली नीति। और इसके बारे में यहाँ बताना है आपको कि कालानुक्रम क्या रहेगा, मतलब पहले उसको उसने किसको हड़पा, उसके बाद सबसे बाद में किसको हड़पा, इस क्रम में। तो जैतपुर, नागपुर और उदयपुर ये स्टेट्स के नाम दे रखे हैं। बताइए क्रम क्या था। तो व्यक्तिगत सिद्धांत जो था लॉर्ड डलहौजी का वो शुरू होता है 1848 में, आते ही ये शुरू कर देता है, मतलब आते ही पहला काम यहीं से स्टार्ट होता है और ये जब तक रहता है, मतलब 1856 तक, तब तक ये चलता रहता है। अवध का जो कुशासन के आरोप में विलय होता है वो सबसे अंतिम रहता है। जैतपुर का होता है 1849 में, उदयपुर का होता है 1852 में और नागपुर का होता है 1854 में। तो इस क्रम में अगर आप देखेंगे तो इसका कौन सा है, बी वाला है। ठीक है, बी वाले के हिसाब से इसको अरेंज कर लेंगे। इसके बाद 23 को देखिए, अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो लॉयल कमीशन है, मैकडोनल्ड कमीशन है और वुडहेड कमीशन है। जॉन वुडहेड इसके अध्यक्ष थे, अध्यक्ष के नाम पे ही कमीशन का नाम होता है। तो आप बताएं कि इनकी जो क्रोनोलॉजी है वो क्या होगी। इसमें ऑप्शन दे रखा है और 23 का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। डी के हिसाब से अगर आप देखिएगा तो ये पहले से अरेंज था, इसमें कुछ नहीं करना था। लॉयल कमीशन की डेट है 1897, 1897। ठीक है, मैकडोनल्ड की क्या है, सन 1900 की है। और वुडहेड का आयोग वाला जो मतलब वुडहेड आयोग जो था, इसको अगर आप देखें तो ये 1945 का है, सबसे बाद वाला। इसी क्रम में आपको रखना था। ये 18 वाला है, 1897। इसके बाद 24 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 में आपसे करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट करने के लिए कहा जा रहा है। तो जो सिंध का पूर्ण विलय था, सिंध पर कई बार कब्जा करने का प्रयास ईस्ट इंडिया कंपनी के द्वारा किया गया, लेकिन जो पूर्ण विलय किया जाता है वो लॉर्ड कैनिंग के समय में होता है, ऐसा कहा जा रहा है। और सिक्किम का पूर्ण विलय होता है एलन बरो के समय में। भूटान का पूर्ण विलय होता है, यानी कंप्लीट एनेक्सेशन होता है, ये किसके समय में, लॉर्ड लॉरेंस के समय में। इस प्रकार से ये दे रखा है, वायसराय और गवर्नर जनरलों के नाम दे रखे हैं। आप बताएं कि सही कौन सा है। तो 24 का इसमें से आप देखिए कि तीसरा वाला सही है, मात्र तीसरा वाला सही है और इसीलिए हमें सी को चुनना पड़ रहा है। सिंध का पूर्ण विलय होता है एलन बरो के समय में और यहाँ क्या दिया है, कैनिंग दिया है, तो ये गलत। और सिक्किम का पूर्ण विलय होता है लॉर्ड कैनिंग के समय में। ठीक है, तो ये वाला दोनों गलत हो गया, सिर्फ नीचे वाला सही है। इसके बाद देखते हैं 25वें को। विषम विकल्प का चयन आपको करना है।
तो क्रिक पैट्रिक शिष्टमंडल, ठीक है, ये जो डेलीगेशन था ये लॉर्ड कार्नवालिस के समय में आता है। एल्फिंस्टन शिष्टमंडल का गठन किया जाता है लॉर्ड कर्जन के समय में। रॉबर्ट्स शिष्टमंडल यानी जो डेलीगेशन है ये लॉर्ड मिंटो के समय में होता है। और यंग हस्बैंड मिशन जिसे आप सुनते हैं, ठीक है, तो यंग हस्बैंड मिशन ये लैंसडाउन के समय में आता है। विषम कौन सा है इसमें से, मतलब ऑड ऑप्शन आपको बाहर करना है। तो इसका ऊपर वाला सिर्फ जो है वो इसमें विषम है, ठीक है, किर्क वाला जो दिया हुआ है, इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही इसमें विषम है। विषम का मतलब क्या कि वो सही दिया हुआ है, बाकी जितने हैं वो सब गलत दिए हैं। असल में जो एल्फिंस्टन शिष्टमंडल या डेलीगेशन है उसे आप देखें तो लॉर्ड मिंटो के समय का है। रॉबर्ट्स शिष्टमंडल जो है ये लैंसडाउन के समय का, और यंग हस्बैंड मिशन ये लॉर्ड कर्जन के समय का था, ठीक है। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले प्रश्न को देखते हैं। 26 कहा जा रहा है कि सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कब की गई थी। डेट आपको बतानी है। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन जो है, मतलब इसका नाम है ये, ठीक है, इसकी स्थापना किसने की थी ये भी बताना है। और साथ में सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की स्थापना कहाँ की गई थी वो भी बताना है। मतलब स्थापना की डेट, वेन्यू और जो स्थापना करता है यानी उसकी नींव रखने वाले व्यक्ति हैं उनके नाम आपको बताने हैं। तो 3 चीज़ बतानी है, देख लीजिए। 1914 हृदयनाथ कुंजरू और बंबई दिया है। 1914 श्रीराम वाजपेयी और बंबई है। 1915 फिर ऐसे ऑप्शन दिया हुआ है, आप बताएं। तो 26 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी वाले ऑप्शन को देखिए, 1914 डेट है इसकी। सेवा समिति बॉय स्काउट एसोसिएशन की बंबई में स्टैब्लिश होता है। श्रीराम वाजपेयी के द्वारा इसको स्थापित किया जाता है। श्रीराम वाजपेयी याद रखिएगा। इसके बाद 25 ऐसे प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। कुछ लोग ऐसा कहेंगे कि इसमें बड़ा उलझा हुआ क्वेश्चन दिया हुआ है, ऐसा नहीं आएगा। लेकिन ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन तो आप तक पहुंच रही है। सिर्फ टेस्ट हल करके और चले जाना और स्कोर बढ़िया से काउंट कर लेना, ये सब नहीं। आपको अपनी कमियां भी तो देखनी है, कहाँ पर आप गलतियां कर रहे हैं। तो उसके लिए ये टेस्ट बनाए गए हैं कि आप इवेल्युएशन करिए अपना कि कहाँ से आप तथ्यों को छोड़ रहे हैं। और खासतौर पे इतिहास में तो तथ्यों का भंडार होता है, तो आपको सारे जितने भी फैक्ट हैं इंपॉर्टेंट है वो पकड़ कर रखने हैं। तो इसमें 3 तथ्यों की जानकारी आपको एक साथ हो रही है। इसके बाद 27 को देखिए, सोशल सर्विस लीग की स्थापना कब की गई थी। सोशल सर्विस लीग जो है ये कब स्टैब्लिश की गई थी और किसने इसे स्टैब्लिश किया था वो भी बताना है। तो 1911 और धोंडू केशव कर्वे का नाम है, ऐसे 1912 और कर्वे जी का नाम है। इसके बाद नारायण मल्हार जोशी के साथ यही दोनों डेट दी हुई है। आप बताएं कि इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा। तो सी वाला हो जाएगा 1911, ठीक है, और नारायण मल्हार जोशी। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 28 यहाँ पर है, देव समाज की स्थापना कब हुई थी, किसने की थी और कहाँ पर की थी। ये 3 चीजें आपको फिर से बतानी है। तो देव समाज के बारे में एक तरह से कंप्लीट इन्फॉर्मेशन आपको एक क्वेश्चन में मिल रही है। अब यहाँ 1888 की डेट दी है, ढाका जो कि पूर्वी बंगाल का हिस्सा था, और बहराम जी एम मालाबारी के द्वारा ये स्टैब्लिश किया जाता है। या फिर शिवनारायण अग्निहोत्री के साथ वही ऑप्शन दिया है, 1887 की डेट दी है, और ऐसे ही लाहौर के ऑप्शन दे रखे हैं। तो आप बताएं कि इसमें से 4 विकल्पों में से कौन सा होगा। इसका डी हो जाएगा। 1887 में होती है देव समाज की स्थापना, और इसकी जो लोकेशन थी या वेन्यू था वो लाहौर था। शिवनारायण अग्निहोत्री इसके संस्थापन करता रहते हैं। इसके बाद 29 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी है, परमहंस मंडली है, रहनुमाई मजदयासन सभा है। ये आप देख रहे हैं। अब इसको आपको क्रोनोलॉजी में अरेंज करना है, पहले कौन सी स्टैब्लिश हुई, बाद में कौन सी आई। तो इसका जो बी वाला अरेंजमेंट है उसी के हिसाब से करेंगे, यानी ये पहले से है, मतलब पहले से व्यवस्थित है। स्टूडेंट लिटरेरी एंड साइंटिफिक सोसाइटी की डेट है 1848 की, 1848, ठीक है। इसके बाद परमहंस मंडली की है 1849 की, और रहनुमाई मजदयासन की है 51 की, मतलब 1851 की। यही क्रम है इसका, तो बी वाला सही। इसके बाद 30 को देखिए। कहा जा रहा है कि अनुशीलन समिति का आयोजन या गठन कब किया गया था और किसने अनुशीलन समिति के निर्माण में भाग नहीं लिया था। यानी जो बचे हुए 3 होंगे वो उसके निर्माण में, मतलब उसकी स्टैब्लिशमेंट में शामिल होंगे। तो आप बताएं इसमें से कौन सा इससे बाहर था। 1902 और प्रमोदनाथ मित्रा, यहाँ मित्तर लिखा हुआ है, वो असल में बंगाली थे तो इनका नाम था प्रमोदनाथ मित्रा, ठीक है। इसके बाद पुलिनदास है और 1904 है, जोगेंद्र चंद चटर्जी हैं और जतीन्द्रनाथ बनर्जी हैं। इस प्रकार से ऑप्शन दे रखा है, बताएं इसमें से कौन सा होगा। और देखिए 30 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। कलकत्ता और ढाका दोनों जगह ये स्टैब्लिश होता है। यहाँ फिलहाल सी को पहले मार्क कर लीजिए। 1902 की डेट थी। बारीन्द्र कुमार घोष, जतीन्द्रनाथ बनर्जी और प्रमोद मित्रा, इसके अलावा पुलिनदास, ये सब लोग इसमें शामिल थे, लेकिन जोगेंद्र चंद चटर्जी इससे बाहर थे। इसके बाद 31 को देखिए। ऑड ऑप्शन आपको आउट करना है। तो देवसा दर्रा ये स्पीति घाटी और पार्वती घाटी को आपस में कनेक्ट करने का काम करता है। लिपुलेख ये लद्दाख को लासा से जोड़ता है। इमीसला दर्रा जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से कनेक्ट करता है, और लनकला जो है ये लद्दाख को तिब्बत से कनेक्ट करने का काम करता है। तो हम लोग आ चुके हैं ज्योग्राफी में। अब बताइए कि इसमें से विषम यानी ऑड ऑप्शन कौन सा है, उसको आउट कर दीजिए। और इसका ए वाला है, ठीक है, मतलब ये है ए वाले को चुन लिया, तो इसका तात्पर्य क्या हुआ, यही एकमात्र सही है, बाकी जितने हैं वो सभी गलत है। इसको छोड़कर जितने हैं वो सभी गलत है। तो देवसा दर्रा आपने देखा कि स्पीति घाटी और पार्वती घाटी को जोड़ता है, ठीक बात है। लिपुलेख जो है ये उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। यहाँ क्या दिया है, लद्दाख लासा पहुंचा दिया है।
और इसके बाद इनिसला जो है ये लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, लानकला को अगर आप देखें तो लद्दाख को लासा से जोड़ता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन इसमें उटपटांग दे रखी थी, केवल पहला वाला सही। इसके बाद 32 को देखिए, ऑड ऑप्शन आपको बाहर करना है तो हाफलॉन्ग झील असम में है, पोंग डैम झील यानी पोंग डैम लेक जो है वो मिजोरम में है, उमियम लेक जो है ये मेघालय में है, और त्योमसोमो या त्योमसुगो जो झील है ये असल में सिक्किम में है। देखिए यहाँ एक चीज़ है, ये जो पहाड़ी झीलें होती है ना, इनके साथ आप ये शब्द लगा हुआ देखते हैं, मतलब स पूरा रहेगा और उसके साथ त आधा रहेगा, तो इसका मतलब होता है पानी का सोता या स्रोत। ठीक है, पानी का इकट्ठा जहाँ स्टोरेज होता है उस रिजर्वायर को बोला जाता है। ये झीलों के साथ जुड़ा रहता है अक्सर। फिलहाल इसमें आप बताइए कि विषम कौन सा है, और 32 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी वाले को पहले बाहर करिए। देखिए पोंग डैम झील मिजोरम जो दिया है, हाफलॉन्ग की लोकेशन असम हो गया, पोंग डैम की लोकेशन क्या है, हिमाचल है, और यहाँ क्या दिया है, मिजोरम, इसीलिए ये गलत है। बाकी जितने हैं वो ठीक है। 33 को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन एमंग द फॉलोइंग। तो विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश अपना देश है यानी भारत, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टमाटर उगाने वाला देश मतलब उत्पादन करने वाला देश ये संयुक्त राज्य अमेरिका है, और विश्व का तीसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश ये रशिया है। आप बताएं कि इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है, गलत, और गलत केवल पहला है, जो शुरुआती है वही झूठ बोला है, बाकी तो ठीक है, और इसीलिए हमें ए को चुनना पड़ रहा है। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा चाय उत्पादक देश जो है वो केन्या है, न कि भारत। तो आप जरा कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि भारत की पोजीशन चाय के उत्पादन में पूरी दुनिया में कौन से नंबर पर है। ठीक, ये बताइएगा। विश्व का तीसरा सबसे बड़ा टमाटर वाला ठीक है, अमेरिकी टमाटर, याद रखिएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 34। ऑड ऑप्शन आपको बाहर करना है, तो भारत के संदर्भ में अगर उत्पादन का डाटा देखें तो भारत का सबसे बड़ा शहद उत्पादन करने वाला राज्य वेस्ट बंगाल है, सबसे बड़ा मशरूम का प्रोडक्शन करने वाला राज्य केरल है, सबसे बड़ा मटर का उत्पादन करता मध्य प्रदेश है, और सबसे बड़ा तरबूज उगाने वाला देश उत्तर प्रदेश है। माफ कीजिएगा, सबसे बड़ा तरबूज उगाने वाला प्रदेश जो है वो उत्तर प्रदेश है। आप बताएं कि इसमें से ऑड ऑप्शन कौन सा है, ऑड वन को आउट करना है। और 34 का आप देख रहे हैं, इसका डी वाला हो जाएगा। डी वाले को हमने चुना। भारत का सबसे बड़ा तरबूज उत्पादक राज्य जो है वो यूपी है। असल में भारत का सबसे बड़ा शहद, मशरूम, मटर और तरबूज इन सब के उत्पादन में नंबर 1 कौन है, यूपी है इस समय, जो लेटेस्ट डाटा है उसके अकॉर्डिंग। ठीक, ये सारे जो है इनको अगर देखा जाए तो ये उत्तर प्रदेश ही इसमें नंबर 1 दिखाई देता है। इसके बाद आगे चलते हैं, 35 को देख लेते हैं। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलाना है, तो एक तरफ डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ यूपी दिया हुआ है, और इनका जो फर्स्ट मतलब उत्पादन के मामले में ये नंबर 1 दिए हुए हैं, मतलब पोजीशन दी हुई है। और यहाँ थोड़ा बोलने में गड़बड़ हुई, और बोलने में गड़बड़ की वजह आप सामने देख सकते हैं, उल्टा दिया हुआ है। यहाँ पर असल में क्या है, उत्तर प्रदेश के जिले इधर हैं, ठीक, और उत्पादन में प्रथम यानी किस चीज का प्रोडक्शन कर रहा है वो इस साइड में दिया हुआ है। तो कोई बात नहीं, आपको मिलान करना है। तो लौकी के उत्पादन में, लहसुन के उत्पादन में, शकरकंद और अमरूद का प्रोडक्शन दिया हुआ है। जिलों के नाम के तौर पे आप एटा, मैनपुरी, बदायूं और आगरा देख रहे हैं। कुल मिलाकर मिलान करके बताइए कौन सा जिला किस चीज का उत्पादन करने में प्रथम स्थान पे है यूपी के संदर्भ में। और जिलेवार अगर डाटा हम देखें तो इसका जो ए वाला ऑप्शन है वही सही है। चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। लौकी के उत्पादन में आगरा, ठीक है। मैनपुरी जो है वो लहसुन के उत्पादन में नंबर 1 है, आपने बहुत बार पढ़ा होगा। शकरकंद के उत्पादन में एटा जिला फिलहाल टॉप पे है, और अमरूद के उत्पादन में बदायूं। इसके बाद आगे चलते हैं, अगले वाले प्रश्न को देखिए। यहाँ कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो पोटाश के भंडारण में उत्तर प्रदेश का स्थान दूसरा है। सिलिमेनाइट के भंडारण में यूपी की जो पोजीशन है वो 5वीं है। रॉक फॉस्फेट के भंडारण में उत्तर प्रदेश का स्थान चौथा है। तो आप बताएं कि सही कौन सा है। 3 अलग अलग स्टेटमेंट दिए हैं, और 36 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। केवल तीसरा इसमें सही है, सही हमें चुनना था, तो केवल तीसरा सही है। पोटाश के भंडारण में यानी रिजर्व की बात हो रही है, ये ध्यान दीजिएगा। प्रोडक्शन और रिजर्व में थोड़ा सा अंतर होता है। तो पोटाश के रिजर्व के मामले में अगर यूपी की पोजीशन देखी जाए तो तीसरी है, 3rd है, ठीक है। और जो सिलिमेनाइट का रिजर्व है उसके मामले में भी तीसरी पोजीशन है, और यहाँ दिया है 5वां। रॉक फास्फेट वाला सही है, तो उसको हमने चुन लिया। 37 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को बताइए, मतलब कौन सा है। तो भारत विश्व में इस्पात का दूसरा सबसे बड़ा उत्पादक देश है, पहला। दूसरा यह है कि भारत विश्व में यूरेनियम का 7वां सबसे बड़ा उत्पादक देश है। तो गलत क्या है, गलत की तलाश आपको करनी है। तो दूसरा वाला इसमें गलत है। इस्पात के मामले में हमारा देश 2nd पोजीशन पे है, लेकिन यूरेनियम के मामले में थोड़ा सा और पिछड़ा हुआ है, 11वीं पोजीशन है, 7वीं नहीं है, 11वीं पोजीशन है। तो यही वाला गलत है, और हमें बी वाले को चुनना पड़ रहा है, जिसमें कहा गया है कि 2nd ऑप्शन रॉन्ग है। इसके बाद 38 को देखिए। निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन गेहूं में नहीं पाया जाता है, और साथ में यह भी पूछा गया है कि धान की गोल्डन किस्म में सर्वाधिक मात्रा में कौन सा विटामिन या विटामिन पाया जाता है। तो यहाँ विटामिनों के नाम दे रखे हैं, जैसे कि विटामिन बी परिवार के B1, B2, B6, B9 ये दिए हुए हैं कि गेहूं में कौन सा नहीं होता है। और विटामिन ई दिया है और ए दिया है, जो कि सर्वाधिक मात्रा में धान में, मतलब जो गोल्डन किस्म का धान होता है उसमें पाया जाता है। तो विकल्प में से चुनिएगा। देखिए करेक्ट पेयर कौन सा है, डी वाला हो जाएगा। गेहूं में पाए जाने वाले जो विटामिन होते हैं, वैसे तो कई सारे होते हैं, लेकिन अगर विटामिन बी की फैमिली को देखें, इसका करेक्ट आंसर क्या है, डी वाला है, ठीक।
गेहूं में पाए जाने वाले विटामिन B1, B2, B6 और इसके अलावा जो उसके अंकुर का तेल होता है उसमें विटामिन E पाया जाता है, ये आपने पढ़ा होगा, तो ये सब है। और धान की गोल्डन किस्म में सबसे ज़्यादा मात्रा में विटामिन A पाया जाता है, ये है। इसके बाद आगे चलते हैं। गोल्डन राइस आपने सुना होगा। 39 को देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। तो केंद्रीय भैंस अनुसंधान संस्थान काफ़ी इंटरेस्टिंग है, करनाल में है, ठीक है। और केंद्रीय भेड़ और ऊन अनुसंधान संस्थान ये अविकानगर में है। इसके बाद देखिए केंद्रीय ऊंट, यहाँ ऊंट होगा, ये ऊंट लिखा हुआ है। एनीवे तो केंद्रीय ऊंट अनुसंधान संस्थान ये बीकानेर में है। आप बताइए कि गलत क्या है। 39 गलत इंफॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी है, सही वाली नहीं। और गलत कौन सा है? पहला वाला। भैंस अनुसंधान संस्थान ये है तो हरियाणा में ही, लेकिन हिसार में, ठीक है। ये करनाल में नहीं है, असल में हिसार में है। हरियाणा में लोकेशन है वो, ठीक है, ठीक। तो इसका गलत चुनना था और ए वाला हमारा आंसर है, वो हो जाएगा। इसके बाद 40वें को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी किस्म मूंगफली की एक प्रमुख किस्म है? तो अकोला है, सुजाता है, ये फसलों की वेराइटी एक बार पढ़ लीजिएगा, बड़ा कंफ्यूजन इसमें होता है। और चंद्र है, इसके अलावा सुविध विकास है। आप बताइए मूंगफली की किस्म पूछी जा रही है, तो इसका हो जाएगा सी वाला, ठीक। सी वाले का मतलब क्या है? ये चंद्र, चंद्रा या चंद्र आप कह लीजिए, ये मूंगफली की प्रमुख किस्म है। बाकी जितनी है वो किसकी किस्में हैं? ये सब कपास की हैं, अकोला, सुजाता और सुविध विकास। इसके बाद 41 को देखते हैं। अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर, मतलब ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में नहीं अरेंज करना है, असल में असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। और उनके एरिया के आधार पर ये काम आपको करना है, मतलब एरिया वाइज देखना है कि जो स्टेट्स दे रखे हैं, राज्य दे रखे हैं, उनमें आरोही क्रम कौन सा होगा। तो आरोही क्रम में हम करते क्या है, सबसे छोटा एरिया सबसे पहले रखेंगे और सबसे बड़े एरिया वाले राज्य को सबसे बाद में रखेंगे। तो देखिए इसमें मेघालय, मणिपुर और मिजोरम यानी जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं उनमें से कुछ दे रखे हैं। और 41 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। बी के अकॉर्डिंग ही इसको अरेंज कर लेंगे। कहने का मतलब क्या है, क्षेत्रफल अगर आप देखें तो मेघालय का 22,429 है, ठीक है, स्क्वायर किलोमीटर में। मणिपुर का करीब करीब 22,327 स्क्वायर किलोमीटर है। और मिजोरम का 21,000, छोटा है ये, मिजोरम का 21,081 वर्ग किलोमीटर है। तो इसका जो करेक्ट अरेंजमेंट है वो क्या हो जाएगा, सबसे पहले आप मिजोरम को रखिएगा और उसी क्रम में अरेंज कर लीजिएगा। इसके बाद 42 को देखते हैं। ऑड वन को आउट करना है। तो मैथान बांध ये बनास नदी पर बना हुआ है। बीसलपुर डैम जो है ये सतलज पर बना है। मैटूर जो है वो कृष्णा पर बना है। और कृष्णराज सागर ये कावेरी पर बना है। आप बताएं कि इसमें से ऑड वन कौन सा है। और ऑड वन इसका डी वाला है, मतलब विकल्प डी जो दिया है ना, उसके अलावा जितने हैं सब गलत हैं, ठीक। डी वाला ही एकमात्र सही है। कृष्णराज सागर डैम का जो दिया है, रिवर कावेरी, वो ठीक है। मैथान बांध की जो लोकेशन है वो किस पर है, बराकर नदी पर है। बीसलपुर डैम की बनास पर है, मैटूर की कावेरी पर है। इस प्रकार से होगा। इसके बाद 43 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो 9 डिग्री जो चैनल है वो लक्षद्वीप और मिनिकॉय को आपस में अलग करता है। 8 डिग्री चैनल ये अंडमान और निकोबार को आपस में अलग करता है, मतलब बीच से गुजरता है। और 10 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। अब इसमें से सही क्या है, सब तो सही नहीं हो सकते देखकर लग रहा है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए वाला हो जाएगा। केवल पहला सही है, जो 9 डिग्री चैनल दिया है वही एकमात्र सही है। बाकी जितने हैं ना वो दोनों गलत है नीचे वाले। 9 डिग्री चैनल ये लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच में है। 8 डिग्री चैनल ये मालदीव और मिनिकॉय के बीच में है। और यहाँ क्या दिया है, अंडमान निकोबार। और 10 डिग्री चैनल जो है वो अंडमान और निकोबार आइलैंड के बीच से ऐसे गुजरता है। इसके बाद 44 को देखते हैं। सेलेक्ट द ऑड वन आउट। अब यहाँ भी वही चीज़ है। तो चलिए इसमें देखिए, हिंडनबर्ग रेखा जो है ये लाइन है असल में, बॉर्डर। तो ये फ्रांस और जर्मनी के बीच में। ब्लू लाइन जो है ये मिस्र और सूडान के बीच का बॉर्डर हो गया। डूरंड रेखा ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच का बॉर्डर हो गया। और 22वीं जो समांतर रेखा यानी पैरेलल लाइन है वो लेबनान और इजराइल के बीच का बॉर्डर है। विषम कौन सा है, तो विषम इसका सी है, ठीक। सी का मतलब क्या है, एकमात्र वही सही है, डूरंड रेखा वाला। अब आप ये कहेंगे कि डूरंड रेखा तो भारत और अफगानिस्तान के बीच में है, लेकिन पाकिस्तान के साथ भी तो बाउंड्री लगती है अफगानिस्तान की, तो उसको भी डूरंड रेखा कहते हैं, ठीक है। ये पहले के समय की डिसाइड है, तो वो वाला सी। भारत के साथ तो बहुत छोटी सी सीमा अफगानिस्तान की लगती है और उस एरिया पर भी पाकिस्तान ने फिलहाल अपना अनाधिकृत जो कब्जा है वो जमाया हुआ है, मतलब जबरदस्ती आके बैठ गया है और हटने का नाम नहीं ले रहा है फिलहाल। तो सी वाला इसका एकमात्र सही है। बाकी जितने हैं, जैसे हिंडनबर्ग रेखा को आप देख रहे हैं, तो ये कहाँ है, पोलैंड और जर्मनी के बीच में। ब्लू लाइन ये लेबनान और इजराइल के बीच में है, जबकि जो 22वीं समांतर रेखा है वो मिस्र और सूडान के बीच में पड़ी हुई है। इसके बाद 45वें प्रश्न को देखते हैं। कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन डिसेंडिंग ऑर्डर। डिसेंडिंग ऑर्डर का मतलब ये होता है कि बड़े वाले को आप पहले रखेंगे। अब यहाँ ऊंचाई है, पर्वतों की ऊंचाई है, तो सबसे ज़्यादा ऊंचाई वाला सबसे पहले रहेगा। तो गिरनार पर्वत शिखर है, धूपगढ़ की चोटी है और दोद्दा बेटा है। अब आप बताएं कि इसमें से डिसेंडिंग ऑर्डर में कौन सा होगा, मतलब कैसे होगा। और 45 का जो राइट आंसर है वो इसमें बी वाला हो जाएगा। बी का मतलब यह है कि तीसरा, दूसरा और पहला, ये इसका क्रम परफेक्ट है, ठीक। गिरनार पर्वत शिखर की ऊंचाई करीब 1069 मीटर है, ठीक। ये दक्कन प्लेटू की चोटियां हैं तो बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं होंगी। और धूपगढ़ का जो शिखर है वो करीब 1350 मीटर ऊंचा है। दोद्दा बेटा जो है ये 2637 मतलब 2637 मीटर ऊंचा है। ये क्रम है। इसके बाद 46 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। मतलब इसमें कहा जा रहा है कि जोग प्रपात जो है वो शिमोगा जिले में पड़ता है। वंतावंग जलप्रपात या फाल जो है ये सेरछिप जिले में पड़ता है। जोरांडा जो है ये मयूरभंज जिले में पड़ता है। और हुंडरू जो है ये लातेहार जिले में पड़ता है।
तो आप डिस्ट्रिक्ट वाइज इनकी लोकेशन देखकर बताइए कि गलत कौन सा है। गलत इसका डी वाला है। जो हुंडरू की लोकेशन यहाँ दी हुई है तो असल में रांची जिले में पड़ता है झारखंड में, और यहाँ क्या दिया है, लातेहार दिया है। यही इन्फॉर्मेशन गलत है। शिमोगा कहाँ है, तो शिमोगा जो है कर्नाटक में है। और इसके अलावा सिरछिप जिले को अगर आप देखें तो मिजोरम का है। जोरांडा में जो मयूरभंज मतलब जोरांडा जलप्रपात की जो लोकेशन मयूरभंज में बताई गई तो आप जानते हैं उड़ीसा में पड़ेगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 47। यहाँ कहा गया है कि मक्के की फसल के लिए कितनी बारिश चाहिए होती है, तो 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर चाहिए होता है, 50 से 100 सेंटीमीटर की आवश्यकता होती है, या दो विकल्प नीचे और मौजूद हैं। मक्के की फसल के बारे में इसमें आपको चयन करना है। और 47 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर की जो वर्षा है वो चाहिए होती है। ठीक है, 60 से लेकर 120 सेंटीमीटर की वर्षा चाहिए होती है। इसके बाद 48 को देखिए। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है, तो शहर दिया है और संबंधित नदी का नाम दिया है। हैदराबाद है, हाजीपुर है, ओरछा है और रावत भाटा है। अब हैदराबाद मूसी नदी के तट पर बसा हुआ है, हाजीपुर से गंडक का संबंध है, ओरछा से नर्मदा का संबंध है और रावत भाटा से चंबल नदी का संबंध है, ऐसा कहा गया है। गलत क्या है, और गलत है इसका सी वाला। ठीक है, ओरछा से बेतवा का संबंध है, ओरछा से नर्मदा का संबंध नहीं है। ये मध्य प्रदेश वाला क्षेत्र आप देखकर ये मत समझिएगा नर्मदा, यहाँ पर हो जाएगा बेतवा, बाकी जितने हैं वो सही। इसके बाद 49 को देखते हैं। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है, तो यहाँ सहायिका दिया हुआ है, मतलब ट्रिब्यूटरी दी हुई है नदी की, और जो मेन रिवर है वो दे रखी है। तो पूर्णा नदी जो है ये नर्मदा को सपोर्ट करती है, शिमसा नदी जो है ये कावेरी को सपोर्ट करती है, तेल रिवर जो है ये असल में तापी नदी को सपोर्ट करती है, और कोलार रिवर जो है ये महानदी की सपोर्टर है। तो आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। सही इसका बी वाला है, शिमशा। ठीक, बी वाला एकमात्र सही है, बाकी जितने हैं वो गलत हैं। पूर्णा नदी जो है ये तापी को सपोर्ट करती है। ठीक है, इसकी जो ट्रिब्यूटरी है वो तापी मेन रिवर है, और जो पूर्णा नदी है वो इसकी सहायिका है, ट्रिब्यूटरी है। इसके बाद तेल रिवर को देखा जाए तो ये महानदी को सपोर्ट करती है। दक्षिण भारत की जो सहयोगी नदियां हैं, मतलब मेन रिवर्स के अलावा उनकी जो छोटी छोटी सहायिकाएं हैं, उनको एक बार पढ़ लीजिएगा। तो शिमशा का आपने देख लिया। तेल रिवर जो है वो असल में महानदी को सपोर्ट करती है, तो इसको आप इधर पहुंचा दीजिए। कोलार को आप पहुंचाएंगे कहाँ पर, कोलार को नर्मदा में पहुंचा दीजिए। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 50वें को। कहा जा रहा है कि राष्ट्रीय गोकुल मिशन को कब शुरू किया गया था, तो ए वाला इसका सही है। वो देखकर ये फैक्ट है, सीधा सीधा आपको पता होना चाहिए, 28 जुलाई 2014। इसके बाद 51 को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। तो गिरिडीह है, बीरभूम है, तलचर है और उमरिया है। इनकी लोकेशन राज्यवार आपको बतानी। तो झारखंड, ओडिशा, पश्चिम बंगाल और मध्य प्रदेश मिलान करना था इसमें लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से। बताइए कौन सा किससे मिलेगा, और ये है क्या चीज़। तो ये सब कोयला उत्पादक क्षेत्र है, मुख्य कोयला उत्पादक क्षेत्र है। अब इसमें से अगर आप मिलान कीजिएगा तो इसका जो डी वाला ऑप्शन है वो परफेक्ट होता है। ठीक है, पहला, तीसरा, दूसरा, चौथा, ज़्यादा हेरफेर नहीं करना है। गिरिडीह का क्या हो जाएगा, झारखंड आमने सामने। बीरभूम का आप कहाँ मिलाएंगे, तो बीरभूम का आप मिला लीजिए पश्चिम बंगाल से। तलचर को आप कहाँ से मिलाएंगे, तो तलचर को ओडिशा से मिला लीजिए। उमरिया आमने सामने ही मैच हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 52 में कहा गया कि महाराष्ट्र, इसका यहाँ गलत विकल्प का आपको चयन करना है। पहली चीज है, तो महाराष्ट्र में खापरखेड़ा थर्मल पावर प्लांट है, उत्तर प्रदेश में रोजा थर्मल पावर प्लांट है, झारखंड में कोरबा है और राजस्थान में काली सिंध है। ये सब क्या है, ये ताप विद्युत संयंत्र या थर्मल पावर प्लांट है। तो आप बताएं कि गलत कौन सा है। और 52 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। सी वाला गलत है, मतलब झारखंड का जो दिया हुआ है। छत्तीसगढ़ में है कोरबा, ये आपने 2500 बार पढ़ा होगा, और यहाँ क्या दिया है, झारखंड, बाकी सब सही है। इसके बाद 53 को देखिए। कहा जा रहा है कि जो यहाँ विषय दे रखे हैं, मतलब मामले दिए हुए हैं, उनमें से किसका संबंध संघ सूची से है। संघ सूची, संवर्ती सूची और राज्य सूची, ये जो 3 सूचियां हैं, उनमें कौन कौन से विषय शामिल हैं ये आपको मालूम होना चाहिए। तो कृषि आय पर जो कर लगता है वो संघ सूची का विषय है। खनिज संबंधी अधिकारों पर जो कर लगता है, टैक्स लगता है मिनरल राइट्स पे, वो आपका संघ सूची का विषय है। या फिर जो प्रति व्यक्ति कर होता है वो इसके दायरे में आता है, या इसमें से कुछ नहीं। तो 53 का डी हो जाएगा। ये जितने भी विषय यहाँ आप देख रहे हैं ये सब राज्य सूची के हैं, मतलब स्टेट लिस्ट के हैं। ये जो यूनियन लिस्ट है उसमें शामिल नहीं है और ना ही कॉन्करेंट लिस्ट में है। ये सब राज्य के अधिकार क्षेत्र में आते हैं और इसीलिए हमें डी को चुनना पड़ रहा है। इसके बाद 54 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा, या इसमें आप देख लीजिए, किन 2 देशों की मुद्राएं समान हैं, मतलब कौन से 2 देश ऐसे हैं जहां पर एक ही मुद्रा चलती है। तो अर्जेंटीना, अंडोरा, बोत्सवाना और साइप्रस देशों के नाम दिए हुए हैं। सेम करेंसी कहाँ पे है, 2 का चयन आपको करना है। और 54 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा, दूसरा और चौथा। ठीक, ये जो बी वाला ऑप्शन इसमें क्या कहा गया है, दूसरा और चौथा। मतलब ये है कि अर्जेंटीना में पेसो चलता है, ठीक है, अंडोरा में यूरो चलता है, बोत्सवाना में पुला चलता है और साइप्रस में भी यूरो चलता है, और इसीलिए हमने दूसरे और चौथे को एक साथ किया है। इसके बाद 55 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि कौन सा स्थल यूनेस्को की प्राकृतिक विश्व धरोहर स्थलों की सूची में शामिल नहीं है। नेचुरल जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स होती हैं उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो सुंदरवन राष्ट्रीय उद्यान, काजीरंगा, दुधवा या केवलादेव, कौन सा इसमें यूनेस्को की लिस्ट में नहीं आता है, और इसका हो जाएगा सी वाला। ठीक, दुधवा इससे बाहर है, बाकी जितने हैं वो यूनेस्को के डाटा बुक में, मतलब जो उसकी लिस्ट है हेरिटेज साइट्स की, उसमें शामिल होते हैं। सुंदरवन पश्चिम बंगाल में है, आप जानते ही हैं, काजीरंगा असम में है, केवलादेव खाना ये राजस्थान में है, ये तीनों शामिल।
इसके बाद 56 को देखते हैं। कहा जा रहा है कि विच ऑफ द फॉलोइंग लेक हैज़ बीन इंक्लूडेड इन द लिस्ट ऑफ रामसर साइट। रामसर कन्वेंशन में हमारा देश भी भागीदार है और 1971 में रामसर जो शहर था ईरान का, वहाँ पे ये समझौता होता है। उसके बाद मॉन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में उन आर्द्र भूमियों को डाला जाता है जो बहुत ज़्यादा संकटापन्न है। अब यहाँ आप देखिए कि पोंग डैम झील जो है ये हिमाचल प्रदेश में है, ऐसा कहा गया, मतलब लोकेशन बताई गई है। इसके बाद स्योंगमो झील जो है ये सिक्किम में है, रेणुका हिमाचल में है, कोल्लेरू जो है ये आंध्र में है। अभी रामसर साइट नई नवेली जो डिक्लेयर हुई है वो आपको पता होनी चाहिए। अब इसमें से आप बताइए कि कौन सा उसमें शामिल नहीं है, मतलब रामसर में शामिल नहीं। और 56 का जो करेक्ट आंसर है वो बी हो जाएगा। बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ आप देखिए स्योंगमो सिक्किम वाली जो है ये रामसर का हिस्सा नहीं है, बाकी जितने हैं वो शामिल है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 57 और 57वां या 57 में कहा जा रहा है कि 31 मई को विश्व तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, जबकि 29 जून को सांख्यिकी दिवस मनाया जाता है राष्ट्रीय स्तर पर, और 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाया जाता है, जबकि 5 मई को हम लोग अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस सेलिब्रेट करते हैं। गलत क्या है आप बताइए, तो गलत इसका डी वाला है। 22 मई को मनाया जाता है ना अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस, यानी इंटरनेशनल डे फॉर बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। ये सेलिब्रेट करने की तारीख क्या है, 22 है, और यहाँ पर दिया हुआ है 5, तो यही वाला गलत है, बाकी सब सही है। 58 को देखिए, सेलेक्ट द ऑड वन आउट अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू फीचर्स ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, मतलब इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के जो फीचर्स हैं उनके बारे में इसमें से विषम का चयन आपको करना है। तो पार्लियामेंट्री गवर्नमेंट है, लेजिस्लेटिव प्रोसीडर है, इसके अलावा फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और कैबिनेट सिस्टम। बताइए इसमें से विषम कौन सा है, तो 58 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी वाला हो जाएगा। ठीक है, ब्रिटिश संविधान से हमने संसदीय शासन प्रणाली को लिया है, विधायी प्रक्रिया को लिया है और मंत्रिमंडल की प्रणाली को लिया है। लेकिन जो सोवियत संघ था पहले का, बाद में उसका विघटन हुआ तो बहुत सारे देश बने, तो वहाँ से हमने मौलिक कर्तव्य को लिया है, तो ये फंडामेंटल ड्यूटी जो है ये इससे बाहर हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, और क्वेश्चन नंबर 59 ये नीचे ही झांक रहा है। इसमें कहा जा रहा है कि कौन सा अनुच्छेद तीसरी अनुसूची से संबंधित नहीं है, तो आर्टिकल नंबर 75, आर्टिकल नंबर 84, आर्टिकल नंबर 124 या इसमें से कुछ नहीं, डी वाला हो जाएगा। ठीक, मतलब तीसरी अनुसूची से संबंधित अनुच्छेदों में अगर आप देखें तो 75वां अनुच्छेद है, 84 है, 99 है, 124 है, 146 यानी 146 है, 173 है, 188 है, 219 है, मतलब 219वां अनुच्छेद है। इन सब का संबंध किससे है, थर्ड जो शेड्यूल है उससे है। लेकिन इसमें से बाहर आप देख लीजिए कि फिर कुछ भी बचता नहीं है इसमें से, तो इसीलिए हम डी वाले का चयन करते हैं। जितने हैं वो सभी शामिल है। इसके बाद 60वें को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग, तो अनुच्छेद 324 में अखिल भारतीय सेवाओं का प्रावधान किया गया है। 280वां जो अनुच्छेद है उसमें वित्त आयोग हमें दिखाई देता है, और 263वें अनुच्छेद में जो प्रोविजन है वो किससे संबंधित है, अंतर्राज्यीय परिषद के बारे में, यानी जो इंटर स्टेट काउंसिल होती है उसके संबंध में। तो इसमें से इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन कौन सी है, केवल पहली वाली। 312वां अनुच्छेद जो है उसमें ऑल इंडिया सर्विसेज का उल्लेख प्राप्त होता है, और यहाँ पर 324 में पहुंचा दिया है, तो वही एकमात्र गलत है, बाकी जितने हैं वो तो सही है। इसके बाद 61 को देखिए, सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिलेटेड टू यूनिफॉर्म सिविल कोड फॉर द सिटीजन एंड सेपरेशन ऑफ जुडिशियरी फ्रॉम एग्जीक्यूटिव। इन दोनों से संबंधित अनुच्छेद आपको बताने हैं। अब यहाँ नीचे आर्टिकल्स के पेयर दिए हुए हैं, और उसमें से राइट इन्फॉर्मेशन होगी सी वाली। आंसर आपका कौन सा होगा, अनुच्छेद 44 में यूनिफॉर्म सिविल कोड हमें दिखाई देता है, और अनुच्छेद 50 जो है इसमें कार्यपालिका और न्यायपालिका के बीच में जो पृथककरण की बात कही गई है वो दिखाई देती है। इसके बाद 62वें को देखिए, सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग रिलेटेड टू डिफरेंट पार्ट ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। तो यहाँ आप देखें कि भागों की जो संख्या है वो दी हुई है, और उसमें जो प्रावधान है वो दे रखे हैं, आपको गलत का चयन करना है। ठीक, अब इसमें आप देखकर बताइए, तो यहाँ जो रोमन अंक लिखे हुए हैं उसमें ये भाग 18 है, ये भाग 19 है और ये भाग 20 है। भाग 18 में आपातकालीन प्रावधान यानी जो इमरजेंसी प्रोविजन है वो दे रखे हैं, और भाग 19 जो है इसमें जो मेसलेनियस टॉपिक है, मतलब विविध टॉपिक है वो दे रखे हैं, प्रकीर्ण उसको कहा जाता है, और संविधान में संशोधन की प्रक्रिया ये भाग 20 में हमें दिखाई देती है। आप बताइए कि गलत कौन सा है। 62वें का इसमें से डी हो जाएगा, कुछ भी गलत नहीं है, सब तो सही है इसमें। ठीक, तो डी वाले का चयन करते हैं और तुरंत आगे चलते हैं। 63 को देखिए, कहा जा रहा है कि कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति का गठन कब किया गया था, वो डेट बताइए, और साथ में ये भी बताइए कि कौन कांग्रेस की विशेषज्ञ समिति से संबंधित था, मतलब व्यक्ति का नाम आपको बताना है। तो दो चीज़ें एक साथ हैं, इसमें डेट दी हुई, जैसे 8 जुलाई 1946 है और के एम मुंशी का नाम है, 22 जुलाई 1946 है, हुमायूं कबीर का नाम है, ऐसे ही फिर टी कृष्णमाचारी और संथानम का भी नाम दे रखा है। तो 63 का सी वाला हो जाएगा। ये जो समिति बनती है, यहाँ पर पहले सी वाले को चुन लीजिए, 8 जुलाई 1946 की तारीख रहती है, कांग्रेस विशेषज्ञ समिति इसको कहा जाता है। ठीक है, एक्सपर्ट कमेटी ऑफ द कांग्रेस। इसमें जो सदस्य रहते हैं उनकी टोटल संख्या रहती है 8। जवाहरलाल नेहरू इसके अध्यक्ष रहते हैं, उसके अलावा एम आसफ अली, के एम मुंशी, एन गोपालास्वामी अयंगर, के टी शाह, डी आर गाडगिल, हुमायूं कबीर, के संथानम, ये सभी लोग इसमें शामिल रहते हैं, लेकिन कृष्णमाचारी इससे बाहर है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं, 64। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सेलेक्ट करना है। तो संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी, और 28 जुलाई 1949 को संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को अडॉप्ट किया था। जबकि अगला वाला देखें, इसमें कहा जा रहा है कि 24 जनवरी यानी 24 जनवरी 1950 की तारीख पर संविधान सभा ने राष्ट्रीय गान को अपनाया था, यानी जो नेशनल एंथम है उसको अडॉप्ट किया था। यहाँ डेट देखकर बताइए कि गलत कौन सा है।
तो गलत इसका बी वाला है। बी का मतलब क्या हुआ, यहाँ विकल्प पहले चुन लीजिए। दूसरा, संविधान सभा ने मई 1949 में राष्ट्रमंडल में भारत की सदस्यता की पुष्टि की थी। 22 जुलाई 1947, यहाँ पर ये कहा गया है ना कि 28 जुलाई को 1949 में जो राष्ट्रीय ध्वज है उसको अपनाया गया था। तो राष्ट्रीय ध्वज को अपनाने की तारीख क्या है, 22 जुलाई 1947 से। यहाँ डेट गलत दी, बाकी सब सही है। इसके बाद 65वें को देखिए, कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सी समिति संविधान सभा की लघु समितियों से संबंधित नहीं है। तो प्रक्रिया नियम समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वित्त और कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ही थे। सदन समिति जो थी, यानी हाउस कमेटी जिसको कहा जाता है, उसके अध्यक्ष पट्टाभी सीतारमैया थे। इसके अलावा कार्य संचालन समिति यानी ऑर्डर ऑफ बिजनेस कमेटी जो थी, इसके संचालन का उत्तरदायित्व के एम मुंशी के पास था। तो आप बताएं कि इसके बारे में, ये जो लघु समितियां यहाँ दे रखी हैं, इनके बारे में इंफॉर्मेशन रॉन्ग कौन सी। और 65 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। प्रक्रिया नियम समिति वाला जो दिया है वही गलत है। ठीक, संविधान सभा की लघु समितियों में अगर देखा जाए तो वित्त और कर्मचारी समिति, इसके अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। सदन समिति का आपने देख लिया पट्टाभी सीतारमैया, और कार्य संचालन समिति डॉक्टर के एम मुंशी। लेकिन संविधान सभा की जो प्रमुख समितियां थी उसमें आती है प्रक्रिया नियम समिति। ठीक है, और डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बेशक इसके अध्यक्ष थे, वहां गलती नहीं है, लेकिन ये प्रमुख समितियों में शामिल थी, लघु कमेटी नहीं थी। इसके बाद 66वें को देखते हैं। कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद समानता के अधिकार के अंतर्गत नहीं आता है। तो 14, 15, माफ कीजिएगा 14, 16, 17, 19 इस प्रकार से ये आर्टिकल दे रखे हैं, मौलिक अधिकार। बताइए, तो 66वें का करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। ठीक है, डी का मतलब क्या है, यहाँ जो अभिव्यक्ति की आजादी वाला मामला है वो स्टार्ट हो जाता है ना। तो इससे पीछे वाले जो है वो समानता के दायरे में आते हैं, जैसे कि विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण, ये आर्टिकल नंबर 14 में है। लोक रोजगार के मामलों में अवसर की समानता, ये जो 16वां है उसमें है। अस्पृश्यता के उन्मूलन और आचरण का निषेध वाला जो मामला है वो 17वें में है। इस प्रकार से है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। अगले वाले यानी 67वें में कहा जा रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा मामला अनुच्छेद 226 और 227 के तहत उच्च न्यायालयों की शक्ति से जुड़ा हुआ है। ये एल चंद्र कुमार का मामला था, मतलब केस था, कुलदीप नायर केस था, या राम जेठमलानी का केस था, या इसमें से कुछ नहीं था। तो इसका हो जाएगा ए वाला। एल चंद्र कुमार मामला ये 1997 का था, ए वाले को मार्क कर लीजिए। ठीक है, एल चंद्र कुमार मामला ये 1997 का था। उच्च न्यायालयों का जो अनुच्छेद, मतलब उच्च न्यायालयों के ऊपर जो अनुच्छेद 226 और 227 आर्टिकल हमें दिखाई देता है, उसके तहत शक्तियों का इसमें जिक्र किया गया था। इसके बाद 68वें प्रश्न को देखिए, यानी 68। कहा जा रहा है कि अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। तो राजमन्नार कमेटी है, इसके अलावा आनंदपुर साहिब रिजोल्यूशन है, मतलब ये संकल्प था एक तरह का, और सरकारिया कमीशन है। ये कुछ आयोग और जो रिजोल्यूशन है वो दे रखे हैं, इन्हें आपको अरेंज करना है। पहले कौन आता है, बाद में कौन आता है। और इसका जो सी वाला अरेंजमेंट है वो परफेक्ट है, क्योंकि ये पहले से व्यवस्थित है, इसमें कुछ नहीं करना था। राजमन्नार कमेटी की जो तारीख है वो 1969 की है। आनंदपुर साहिब संकल्प जो था वो 73 का था, सब 1900 वाले हैं। सरकारिया कमीशन का 83 है, यही इसका क्रम है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। 69वें प्रश्न में कहा गया कि जो अवरोही क्रम है वो लगाइए, मतलब डिसेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करिए, और किस आधार पे, इनकी स्थापना के वर्ष के आधार पे। तो नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण, नदियां जब एक से अधिक राज्यों से गुजरती हैं तो उनके पानी के बंटवारे को लेकर राज्यों में झगड़ा होता है, और झगड़े का फिर निपटारा करने के लिए ट्रिब्यूनल्स बनाए जाते हैं, क्योंकि कोर्ट के पास पहले से ही बहुत काम है। अब वो पानी के बंटवारे का जो मामला है उसको लेकर बैठ नहीं सकता है, लंबित कार्रवाई हो जाएगी। तो त्वरित न्याय प्रणाली काम कर सके, मतलब न्याय जल्दी मिल सके, इसके लिए ट्रिब्यूनल अलग से गठित किए जाते हैं। तो यहाँ आप देखें कि नर्मदा जल विवाद न्यायाधिकरण है, रावी और व्यास का जल विवाद न्यायाधिकरण है, मतलब वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। इसके अलावा कावेरी का वाटर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल है। इसको आपको अवरोही क्रम में अरेंज करना है, मतलब जो सबसे बाद में स्टैब्लिश हुआ था उसको सबसे पहले रखना है, ये इसका मतलब है। तो 69 का करेक्ट आंसर फिर क्या हो जाएगा, बी वाला हो जाएगा। उलट दीजिए इसको, सही हो जाएगा। ठीक है, उलट दीजिए, मतलब जिस क्रम में है उसका उल्टा। पहले क्या होगा, कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण की जो तारीख है, स्टैब्लिशमेंट की तारीख है, वो 1969 की है। रावी और व्यास वाला इससे बाद वाला है। यहाँ आप देखें कि रावी और व्यास जल विवाद न्यायाधिकरण ये 1986 का है। इसके बाद आप देखिए कि कावेरी जल विवाद न्यायाधिकरण ये 1990 का है, ये इसका क्रम है। इसके बाद आगे चलते हैं। यहाँ आप देखें इसका जो क्रम था, मतलब तीसरा, दूसरा, पहला करने का मतलब क्या है, इनकी डेट हम लोग देख रहे थे। तो नर्मदा वाला जो है ये सबसे लास्ट में चला जाएगा, यहाँ हमें अवरोही क्रम में अरेंज करना है। तो नर्मदा की जो डेट है वो सबसे पहले वाली है, इसका मतलब ये है। ठीक है, और सबसे बाद का कौन सा है, कावेरी वाला है, 1990 का, ये ध्यान दीजिएगा। उसके बाद 70वें प्रश्न को देखते हैं। राष्ट्रपति पर महाभियोग की प्रक्रिया और उपराष्ट्रपति का राष्ट्रपति के रूप में काम करना, कार्यवाहक के तौर पे, मतलब कार्यवाहक नहीं कहते हैं, वो एक पदभार कुछ समय के लिए संभालते हैं। तो इससे संबंधित आपको यहाँ अनुच्छेद तलाशने के, मतलब कौन से आर्टिकल में ये सब प्रोविजन कर रखे हैं। तो 70वां जो आप देख रहे हैं इसमें अनुच्छेद के जोड़े बने हुए हैं, डी वाला इसका सही है। आर्टिकल नंबर 61 और आर्टिकल नंबर 65, ठीक है। अनुच्छेद 61 जो है, ठीक है, अनुच्छेद 61 में महाभियोग की प्रक्रिया है, और जो 65वां है उसमें उपराष्ट्रपति राष्ट्रपति के रूप में काम कर सकता है, राष्ट्रपति अगर मौजूद ना हो तो। इसके बाद 71वें को देखते हैं। यदि किसी कार्यवाही को आगे बढ़ाना है तो लोकसभा और राज्यसभा में कम से कम कितने सदस्य उपस्थित होने चाहिए, मतलब गणपूर्ति जो कोरम होता है उससे संबंधित यहाँ पर उत्तर देना है। सदन की कार्यवाही तभी चल सकती है जब तक कि जो एक निर्धारित कोरम है उतने सदस्य न हो जाए।
अब इसमें आप देखिए 55 और 25 दिया हुआ है, 55 और 30 दिया है, 50 और 30 दिया है, 50 और 25 दिया है। बताइए इसमें से कितना होगा कोरम। तो गणपूर्ति का मतलब आपने समझ ही लिया है। अब इसमें लोकसभा में कम से कम 55 सदस्य चाहिए होते हैं, राज्यसभा में 25 ही चाहिए होते हैं, 25 पर कार्यवाही हो सकती है। तो इसका करेक्ट आंसर फिर क्या होगा, ऊपर वाला ही होगा, ऊपर वाला सही है। इसके बाद 72 को देखिए, कहा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन सेलेक्ट कीजिए जो स्थगन प्रस्ताव है उसके बारे में। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव के बारे में 2 स्टेटमेंट हैं। पहला कहता है कि यह किसी अविलंबनीय लोक महत्व के मामले पर सदन में चर्चा करने के लिए सदन की कार्यवाही को स्थगित करने का एक प्रस्ताव है और ऐसा करने के लिए 50 सदस्यों का समर्थन आवश्यक है, उसके बिना नहीं हो सकता है। और यह प्रस्ताव लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ही पेश किया जा सकता है। तो आप बताएं कि स्थगन प्रस्ताव जो है इसके बारे में सही क्या है। अब जो 72 आप देख रहे हैं इसमें दोनों सही है, दोनों में से कुछ भी गलत नहीं है और इसीलिए हम सी का चयन करते हैं और आगे चलते हैं। प्रश्न संख्या 73 में आपसे कहा गया कि राज्य के महाधिवक्ता यानी एडवोकेट जनरल ऑफ स्टेट और स्पेशल एड्रेस बाय गवर्नर यानी जो राज्यपाल द्वारा विशेष संबोधन दिया जाता है उससे संबंधित अनुच्छेदों का जोड़ा तलाशिए। अब इसमें आप आर्टिकल्स देख लीजिए, जैसे 164 और 176 है, ऐसे ही 3 विकल्प और हैं। 73 का करेक्ट आंसर इसमें बी वाला हो जाएगा। अनुच्छेद 165, यहाँ आप देखिए अनुच्छेद 165 में राज्य के महाधिवक्ता का उल्लेख प्राप्त होता है और आर्टिकल नंबर 176 यानी 176 जो है उसमें राज्यपाल का विशेष संबोधन हमें दिखाई देता है। इसके बाद 74 को देखते हैं प्रश्न संख्या, और इसमें विषम विकल्प का आपको चयन करना है इनकी अवस्थिति के आधार पर, मतलब बेसिस ऑफ देयर लोकेशन। तो लोकेशन वाइज देख लीजिए, बांदीपुर नेशनल पार्क है, बनेरघट्टा नेशनल पार्क है, अंशी नेशनल पार्क है और पापीकोंडा नेशनल पार्क है। ये सब नेशनल पार्क्स के नाम है। आप बताएं कि इसमें से लोकेशन वाइज कौन सा ऑड है, यानी बाहर है उससे। तो आप जानते ही हैं कि बांदीपुर जो है वो कर्नाटक में है, बनेरघट्टा भी कर्नाटक में है और अंसी भी कर्नाटक में है, लेकिन पापीकोंडा कहाँ पे है, फिलहाल आंध्र प्रदेश में है। तो इसकी लोकेशन यहाँ पे डिफरेंट है और इसी हिसाब से इसे बाहर कर देंगे। इसके बाद 75 को देखिए, इनकरेक्ट ऑप्शन आपको बाहर करना है इसमें से। तो आंध्र प्रदेश में कमलांग बाघ अभ्यारण्य है, असम में ओरंग है, छत्तीसगढ़ में इंद्रावती है और झारखंड में पलामू टाइगर रिजर्व है। ये सब टाइगर रिजर्व्स के नाम हैं जो कि प्रोजेक्ट टाइगर के अंतर्गत गठित किए गए। अब बताइए इसमें से रॉन्ग इन्फॉर्मेशन कौन सी है। तो कमलांग ऊपर ही दिखाई दे रहा है, कमलांग की लोकेशन कहाँ है, अरुणाचल में है और यहाँ पर पहुँचा दिया है उसे साउथ में। तो ये गड़बड़ हो गया है, यही वाला होगा हमारा उत्तर। इसके बाद 76 को देखते हैं, सही विकल्प का आपको चयन करना है। अब यहाँ पर एलिफेंट रिजर्व्स के नाम दिए हैं। वर्ल्ड हेरिटेज, माफ कीजिएगा, इंडियन हेरिटेज एनिमल जो है वो एलिफेंट है, मतलब जो राष्ट्रीय विरासत पशु है उसके तौर पे हम हाथी को देखते हैं। और हाथी एक बड़ा स्तनपायी प्राणी है और जल्दी ही इसके भी विलुप्त होने का संकट सिर पर आ चुका है। अब इसमें आप बताइए, इसके संरक्षण के लिए एलिफेंट रिजर्व बनाए जाते हैं, एलिफेंट कॉरिडोर डेवलप किए जाते हैं, लेकिन जो मिनरल्स की माइन है, मतलब खदानें हैं, वहाँ पर उत्खनन की प्रक्रिया होती है और वहाँ से लाने ले जाने का काम होता है, तो ये दुर्घटना के शिकार हो जाते हैं। और भी कई सारे कारण हैं। अब इसमें आप बताइए सही कौन सा है। तो 76 का जो करेक्ट आंसर है यहाँ आप देख ही रहे हैं, इसका आंसर बी वाला हो जाएगा सही। ठीक है, बी का मतलब क्या है इसे आप देख लीजिए, केवल दूसरा वाला सही है, झारखंड वाला। सिंहभूमि ठीक दिया है। जो मयूरभंज है ये ओडिशा में पड़ेगा, मयूरभंज एलिफेंट रिजर्व कहाँ है, ओडिशा में है। और मयूर झरना कहाँ पे है, यहाँ नाम मिलते जुलते हैं तो ध्यान दीजिएगा। मयूर झरना जो है ये वेस्ट बंगाल में। इसके बाद 77 को देखिए, कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट ऑप्शन को सिलेक्ट कीजिएगा और ये एशिया पावर इंडेक्स 2020-21 का डाटा है। तो फर्स्ट रैंक प्राप्त हुई थी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका को, जो सेकेंड रैंक थी वो चाइना को प्राप्त हुई थी, 5th रैंक हमको प्राप्त हुई थी और जो 3rd रैंक थी वो जापान को प्राप्त हुई थी। तो आप बताएं कि इसमें से गलत कौन सा है। और 77 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, जो हमारी रैंकिंग है वही खराब है, मतलब यहाँ गलत दी है। 4थी रैंकिंग भारत को प्राप्त हुई थी, यहाँ एक पोजीशन और उतार दिया गया है, तो ये गड़बड़ हो गया है ना। फिर सी वाले को चुनते हैं, बाकी सब सही है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 78 में ये जो इंडेक्स वगैरह होते हैं इनको भी पढ़ लीजिएगा, लेटेस्ट वाला। लेटेस्ट पढ़ने के साथ साथ उस इंडेक्स के डाटा में आपको जो टॉप 3 कंट्रीज़ हैं वो भी देखनी होती हैं और साथ में पिछले साल का जो डाटा या रैंकिंग है उसको भी देखना है। जैसे 2021 का इंडेक्स आप देख रहे हैं, कोई रैंकिंग देख रहे हैं भारत की, तो 2020 की भी देख कर जाइए, क्योंकि आयोग ऐसा पूछ लेता है, पीछे वाला पूछ लेता है। फिलहाल बताइए 78 में कौन सा गलत है। ये वैश्विक शांति सूचकांक की बात हो रही है, यानी ग्लोबल पीस इंडेक्स 2020-21 का डाटा है। पहली रैंक आइसलैंड को प्राप्त हुई थी, सेकंड जो रैंक है या दूसरी रैंक है वो न्यूजीलैंड को, तीसरी ऑस्ट्रिया को और भारत की रैंकिंग बहुत खराब है 139 ऐसा दिया है। तो गलत इसका कौन सा है, गलत इसका सी वाला है। ठीक, सी वाला का मतलब क्या है, यहाँ जो 3rd रैंक दिया है वो ऑस्ट्रिया को नहीं बल्कि पुर्तगाल को प्राप्त हुई थी, तो यही इन्फॉर्मेशन गलत है। भारत की रैंकिंग इसमें सच में बहुत खराब थी। इसके बाद 79 को देखते हैं। करेक्ट जो ऑप्शन है वो आपको सिलेक्ट करना है। तो ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स जो है ये वर्ल्ड बैंक के द्वारा जारी किया जाता है। भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक यानी करप्शन परसेप्शन इंडेक्स जो है ये असल में ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल नाम की एक संस्था है जिसके द्वारा जारी किया जाता है। और वैश्विक नवाचार सूचकांक यानी ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स, इसको इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट जारी करती है। मतलब इंडेक्सेस दिए हुए हैं और उनको जारी करने वाली संस्थाओं के नाम दिए हैं। अब इसमें से सही कौन सा है, तो सही इसका केवल पहला और दूसरा है। ठीक है, तीसरा वाला इसमें गलत है, पहला और दूसरा सही है और इसीलिए हम ए को चुनते हैं।
देखिए, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस वाला वर्ल्ड बैंक जारी करता है और ट्रांसपेरेंसी इंटरनेशनल जो है वो असल में भ्रष्टाचार धारणा सूचकांक इसको जारी करता है। लेकिन विश्व बौद्धिक संपदा संगठन, ये आपने सुना होगा इस ऑर्गेनाइजेशन का नाम, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन इसको कहा जाता है, तो इसके द्वारा जारी किया जाता है ग्लोबल इनोवेशन इंडेक्स। ठीक, तो इसमें जो लास्ट वाला है वो गलत। इसके बाद 80 को देखते हैं। सेलेक्ट द इनकरेक्ट ऑप्शन अमंग द फॉलोइंग। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय जेनेवा में है। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी मॉनेटरी फंड जो है इसका मुख्यालय वॉशिंगटन डीसी में है। अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी यानी इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इसका मुख्यालय वियना में है। और फूड एंड एग्रीकल्चरल ऑर्गेनाइजेशन FAO जो है इसका मुख्यालय ब्रुसेल्स में है। आप बताएं कि गलत इंफॉर्मेशन कौन सी है, तो देखकर मालूम हो रहा है जो FAO का हेडक्वार्टर यहाँ बता दिया है ब्रुसेल्स, ये कहाँ से ब्रुसेल्स में पहुंच जाएगा। इसकी जो सही लोकेशन है वो कहाँ पे है, रोम में है, मतलब इटली की बात हो रही है। इसके बाद 81 को देखते हैं। संश्लेषित रेशे और संश्लेषित ऊन के निर्माण में निम्नलिखित में से कौन सा बहुलक इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ पर बात हो रही है सिंथेटिक फाइबर और सिंथेटिक वूल की। तो आप बताइए कि कौन सा पॉलीमर उसमें यूज होता है। अब यहाँ पर पॉलीमर्स के नाम दे रखे हैं, जैसे मेलामाइन फॉर्मेल्डिहाइड है, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल है, इसके अलावा स्टाइरिन ब्यूटाडाइन रबर है और नाइट्राइल रबर, ये सब कुछ पॉलीमर्स हैं। और 81 का बी हो जाएगा, पॉली एक्रिलोनाइट्राइल। ये जो है ना, ये संश्लेषित रेशे और संश्लेषित ऊन दोनों को बनाने में इस्तेमाल होता है, तो इसीलिए इसका करेक्ट आंसर बी होगा। इसके बाद आगे चलते हैं। अगले वाले प्रश्न में यानी 82 में कहा जा रहा है कि इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन बताइए। तो यहाँ उत्प्रेरक दे रखा है यानी कैटलिस्ट, और इसकी खोजकर्ता मतलब खोजकर्ता व्यक्ति का नाम दिया हुआ है। तो खोज किसने की थी, बर्जेलियस ने की थी। इसके अलावा न्यूट्रॉन के खोजकर्ता चैडविक थे। आधुनिक आवर्त सारणी को खोजा था मेंडलीव ने। तो आप बताइए कि गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है। गलत इन्फॉर्मेशन इसकी तीसरी वाली है। देखिए, आधुनिक आवर्त सारणी के जन्मदाता मोजले थे। मेंडलीव की आवर्त सारणी हम लोग बेशक देखते हैं, लेकिन उसमें बाद में बहुत सारे मॉडिफिकेशन हुए हैं, तत्वों का क्रम विन्यास और बहुत सारे परिवर्तन हुए, और नए नए तत्व तो जुड़ते ही रहते हैं, वो अलग बात है। तो मॉडिफिकेशन करके जो लेटेस्ट मॉडल उसका था वो मोजले के द्वारा दिया गया था, इसमें कंफ्यूज मत होइएगा। और इसीलिए इसका जो लास्ट वाला है वही गलत है, और करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। सिर्फ तीसरा गलत है, दोनों सही है ऊपर वाले। 83 को देखिए। इनकरेक्ट इन्फॉर्मेशन आपको सेलेक्ट करनी है। कास्टिक सोडा पोटेशियम हाइड्रोक्साइड होता है असल में। सोडा ऐश क्या होता है, ये सोडियम कार्बोनेट होता है। लिथॉर्ज असल में लेड ऑक्साइड होता है। तो आप बताएं कि गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है। 83 वाला जो प्रश्न आप देख रहे हैं, ऊपर वाला गलत है, ठीक है। ऊपर वाले का मतलब क्या है कि इसमें सिर्फ पहला ही गलत है, यही गलत है, और नीचे वाला सही है। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड होता है, और यहाँ क्या दिया है, पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। रॉन्ग इन्फॉर्मेशन है। लिथार्ज वाला याद रखिएगा, पूछा जा सकता है। इसके बाद 84 को पूछते हैं। देखिए, ब्लैक जिंक के नाम से किसको जाना जाता है। तो ये असल में जिंक नाइट्राइट होता है, जिंक सल्फाइड होता है, जिंक फास्फाइड होता है, या फिर इसमें से कुछ नहीं होता है। ब्लैक जिंक, जिंक के साथ यहाँ कॉम्बिनेशन हो रहा है, मतलब यौगिक बन रहा है। तो 84 का बी हो जाएगा। जिंक सल्फाइड को कहा जाता है ब्लैक जिंक, काला जिंक, ठीक है। तो जिंक सल्फाइड इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 85 में चलते हैं। निम्नलिखित में से किस पदार्थ की उपस्थिति के कारण कांच का रंग मोर की तरह से नीला हो जाता है, मतलब पीकॉक ब्लू हो जाता है, ऐसा कहने का मतलब। तो क्या डाला जाता है, क्यूप्रिक साल्ट डालते हैं, क्यूप्रस साल्ट डालते हैं। क्यूप्रिक और क्यूप्रस दोनों साल्ट यहाँ मौजूद हैं। इसके अलावा फेरिक साल्ट भी है। कौन सा साल्ट यानी लवण इस्तेमाल करते हैं, आप बताइए। 85 का राइट आंसर ए हो जाएगा। अगर हमें मोर की तरह से नीला चाहिए, मोर का जो धड़ होता है ना, मतलब गर्दन और जो शरीर होता है, पंख तो कई रंग के होते हैं, मतलब उसमें हरा और जो सतरंगी छटा होती है वो दिखाई देती है, लेकिन जो शरीर होता है उसमें नीला रंग काफ़ी खूबसूरत होता है। तो वैसा वाला नीला अगर चाहिए तो क्यूप्रिक लवण का इस्तेमाल करना होगा, क्यूप्रिक साल्ट इस्तेमाल होगा, ठीक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, ए वाला हो जाएगा। इसके बाद 86 को देखिए, नीचे ही है, और इसमें कहा गया कि कौन सा विकल्प इंद्रधनुष के दिखने से संबंधित नहीं है। तो इंद्रधनुष तब दिखता है जब धूप निकली होती है और वर्षा हो रही होती है, मतलब सूर्य कहीं ना कहीं से झांक रहे होते हैं, बादल में एकदम ढके नहीं होते हैं, और उनकी रोशनी जो जल की बूंदें हैं उस पर पड़ती हैं। कृत्रिम, माफ कीजिएगा, एक प्राकृतिक प्रिज्म का निर्माण होता है, और वहाँ पर जो 7 रंगों में बंटवारा मोनोक्रोमेटिक लाइट का है वो हो जाता है। मतलब जो मोनोक्रोमेटिक लाइट सन की है वो वहाँ अलग अलग पार्ट में स्कैटर्ड हो जाती है, और इसके बाद 7 रंगों का निर्माण होता है। तो ये प्रक्रिया है। आप बताइए कि इंद्रधनुष के दिखने से संबंध किस प्रोसेस का नहीं है। तो रिफ्लेक्शन का नहीं है, रिफ्रैक्शन का नहीं है, या फिर टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन इसमें नहीं होता है, या स्कैटरिंग नहीं होती है, क्या नहीं होता है। तो ऑप्टिक्स के एक साथ बहुत सारे प्रोसेस इसमें काम करते हैं। कौन सा बाहर है वही आपको सेलेक्ट करना है, और अगर आप इसमें सेलेक्ट कीजिएगा तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा डी वाला। प्रकीर्णन इसमें काम नहीं करता है, ठीक है। प्रकीर्णन इसमें काम नहीं करता है, बाकी जितने हैं वो काम करते हैं। मतलब परावर्तन भी काम करता है, अपवर्तन भी काम करता है, और टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन भी काम करता है। वो नहीं काम करेगा तब तो जो प्रतिबिंब है यानी जो धनुष है वो बनेगा ही नहीं। इसके बाद 87 को देखिए। 87 में कहा जा रहा है कि कौन सी घटना पूर्ण आंतरिक परावर्तन, लीजिए पीछे था अब यहाँ भी आ गया, तो टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन यानी पूर्ण आंतरिक परावर्तन से संबंधित नहीं है। तो हीरा चमकता है, चमकीला दिखाई देता है। मरीचिका यानी जो मिरेज की घटना होती है वो, समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है, और पानी में जो पैदा हुए बुलबुले होते हैं वो काफ़ी चमकदार दिखाई देते हैं। बताइए इसमें से टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन हमें कहाँ नहीं दिखाई देता है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, ठीक है। टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन की अगर बात करें तो जो समुद्र का रंग नीला दिखाई देता है वो इसकी वजह से नहीं होता है,
बाकी जितने हैं वो होते हैं। अच्छा ये बताइए, समुद्र का रंग नीला क्यों दिखाई देता है? प्रकीर्णन की वजह से प्रकीर्णित हो जाती है नीले रंग की जो प्रकाश किरण है, इसी वजह से ऐसा दिखाई देता है। आकाश के रंग के नीले दिखने के पीछे भी यही रीज़न है। कोई भी चीज़ कितनी ज़्यादा चमकीली दिखाई देगी ये इस बात पर डिपेंड करता है कि वो कितनी मात्रा में प्रकाश को परावर्तित कर रही है, ठीक है, मतलब कितनी मात्रा में लाइट को रिवर्स कर रही है, लौटा रही है। और ऐसी ही कंडीशन में अगर वो जितना उसके ऊपर प्रकाश पड़ रहा है उतना पूरा परावर्तित कर दे रही है, लगभग पूरा परावर्तित कर दे रही है, जरा भी सोख नहीं रही है, तो इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन कहते हैं। और ऐसी चीज़ बहुत ज़्यादा चमकीली दिखाई देती है, भ्रामक होती है, मतलब देखकर कंफ्यूजन हो जाएगा। इसके बाद 88 को देखते हैं। चिकित्सा के क्षेत्र में औद्योगिक क्षेत्र में से निम्नलिखित में कौन सी किरणों का इस्तेमाल किया जाता है? अब यहाँ पे प्रश्न में पूछा गया है कि चिकित्सा का क्षेत्र और औद्योगिक क्षेत्र दोनों में कौन सी ऐसी रेज हैं जो कि इस्तेमाल होती हैं? तो गामा रेज यूज़ होती हैं, या अल्ट्रावायलेट जो रेज हैं वो यूज़ होती हैं, या एक्सरे का यूज़ करते हैं, या कुछ नहीं इस्तेमाल करते हैं। अब 88 का जो राइट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा। एक्स किरणें जो है वो एक साथ दोनों में इस्तेमाल होती हैं। 2 चीज़ पूछा है ना, तो इसलिए ध्यान देना है। मतलब इसका इस्तेमाल औद्योगिक क्षेत्र जो इंडस्ट्रियल सेक्टर है वहाँ भी होता है, और जो मेडिसिन का या मेडिकल फील्ड है वहाँ भी होता है। तो यहाँ हमने देखा और इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। इसके बाद 89 में चलते हैं, और 89 में आपसे पूछा जा रहा है कि करेक्ट ऑप्शन कौन सा है। तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो होती हैं इनकी वेलोसिटी प्रकाश के वेग के बराबर होनी चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना दिया है? 3 × 10⁹ मीटर पर सेकंड दिया है। ध्यान दीजिएगा 10⁹ है, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनकी वेलोसिटी 10⁸ मीटर पर सेकंड अलग अलग दी हुई है। इसके बाद देखिए इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स जो है इनकी वेलोसिटी 10⁻³ 3 × 10⁷ मीटर पर सेकंड है, इसी प्रकार से 3 × 10⁶ है। इस प्रकार से ऑप्शन दिया हुआ है। बताइए कि इनका जो एक्चुअल वेग है वो कितना होता है? तो प्रकाश के वेग के लगभग बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ जो इसकी एक्चुअल वेलोसिटी है वो कितनी हो जाएगी? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। इतना मीटर ये 1 सेकंड में ट्रेवल कर लेती हैं। इसके बाद 89 के बाद 90 को देख लीजिए। निम्नलिखित में से किस कीट के कारण बुबोनिक प्लेग फैलता है, और किस कीट के कारण टाइफस ज्वर जो है वो फैलता है, टाइफस फ्लू जो होता है वो फैलता है? बताइए। यहाँ रेड फ्ली है और बेड बग है, ठीक है। बेड बग का मतलब समझ रहे हैं, खटमल, और सैंड फ्ली है और खटमल है। इसके अलावा रेड फ्ली है और सीसी मक्खी है जिसकी काटने की वजह से नींद आती है। और भी एक ऑप्शन दिया हुआ है, आप बताएं इसमें से कौन सा होगा? तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें रेड फ्ली और बेड बग वाला हो जाएगा। असल में रेड फ्ली जो होती है इसके काटने से ये एक तरह की किल्लिनी जैसा होता है, जैसे पशुओं में किल्ली लगती है ना, तो उसके काटने से ब्यूबोनिक प्लेग फैल जाता है, क्योंकि इसमें पैरासाइट्स रहते हैं। और जो बेड बग होता है यानी खटमल, अगर उसमें ये परजीवी मौजूद है तो टाइफस बुखार को फैलाने वाला वो हो सकता है। पहले की खटिया में हजारों खटमल होते थे। इसके बाद 91 को देखते हैं। यहाँ कहा गया कि सिफेलोकार्डेटा का एग्जाम्पल इसमें से कौन सा है? ये उपसंघ होता है। अब इसमें आप बताइए, सब फाइलम इसको कहा जाता है। डोलियोलम दिया है, सेल्पा दिया है, ब्रैंकियोस्टोमा दिया हुआ है, और ये सभी है। तो बताइए। अब 91 का करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। सी का मतलब क्या है? ब्रैंकियोस्टोमा। यूरोकॉर्डेटा के एग्जाम्पल में एसिडिया आपको दिखाई देता है, सेल्पा दिखाई देता है, डोलियोलम दिखाई देता है, लेकिन सिफेलोकार्डेटा में अगर आप देखें तो इसमें ब्रैंकियोस्टोमा आपको दिखेगा, और इसीलिए इसका करेक्ट आंसर सी है। इसके बाद 92 को देखिए। गलत विकल्प का आपको चयन करना है। कुनैन ये सिनकोना की छाल से प्राप्त होता है, निकोटीन तंबाकू की पत्तियों से प्राप्त किया जाता है, कैफीन कॉफी के बीजों से प्राप्त होता है, और थीन जो होता है, थाइन इसको कहा जाता है, तो ये मैरिजुआना की जो लीव्स होती है उससे प्राप्त किया जाता है। गलत इन्फॉर्मेशन आपको सिलेक्ट करनी है। तो जो थाइन होता है ये असल में चाय की पत्तियों से निकाला जाता है, चाय की जो पत्तियां होती हैं उनसे ये प्राप्त किया जाता है, और यहाँ पे क्या दिया? मैरिजुआना, तो यही गलत है। इसके बाद 93 को देखिए। लिस्ट 1 को लिस्ट 2 से आपको मिलान करना है। एक तरफ मिनरल्स दे रखे हैं, दूसरी तरफ उसके जो सोर्सेज हैं वो दे रखे हैं। तो फ्लोरीन, मोलिब्डेनम, क्रोमियम और सेलेनियम ये क्या है? खनिज है। अब इनका स्रोत जैसे कि मांस है, दूध है, समुद्री भोजन मतलब जो सी फूड होता है, झींगा मछली वगैरह वो सब है, और चाय है। बताइए कौन सा कहाँ से प्राप्त होता है? मिलान करके देखना है। और 93 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। ए के हिसाब से कर लेते हैं, चौथा, दूसरा, पहला, तीसरा। मतलब खनिज तत्व को अगर देखें तो फ्लोरीन जो है वो चाय से प्राप्त होता है, मोलिब्डेनम दूध से प्राप्त होता है, क्रोमियम जो है ये मांस या जो नॉन वेज होता है उससे प्राप्त होता है, और सेलेनियम ये सी फूड से प्राप्त होता है, ये चीज़ है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। प्रश्न संख्या 94 में कहा गया कि गलत इन्फॉर्मेशन बताइए कौन सी है। तो यहाँ यूपी बजट की बात हो रही है जो कि 2021-22 का लेटेस्ट वाला है। जेवर हवाई अड्डा में पहले से प्रस्तावित दो की जगह पे 6 हवाई पट्टियाँ बनेंगी। जो जेवर एयरपोर्ट है उसमें अभी 6 हवाई पट्टियां बनेंगी, ऐसा कहा गया है बजट में। और महान क्रांतिकारी और शहीद ठाकुर रोशन सिंह के नाम पे प्रदेश के प्रत्येक जनपद में पुलिस आवासों का नामकरण किया जाएगा। मतलब जो पुलिस क्वार्टर्स होते हैं उनका नाम रोशन सिंह के नाम पर रखा जाएगा, ऐसा है। गलत क्या है बताइए? तो कुछ भी गलत नहीं है, दोनों सही है, इसीलिए नॉन ऑफ दीज को चुनना पड़ रहा है, डी वाला इसका सही। इसके बाद 95 को देखिए। कहा जा रहा है कि नागरिकता संशोधन अधिनियम 2019 के विरोध प्रदर्शन के हिंसा के दौरान राज्य की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने और ध्वस्त करने वाले दोषी व्यक्तियों से कितने रुपए की वसूली क्षतिपूर्ति के रूप में की जाती है। अब ये यूपी बजट में प्रावधान किया गया है। कितना वसूला जाएगा? 23,56,000, 23,36,000, 23,26,000, 23,46,000। और 95 का जो राइट आंसर है वो इसमें कौन सा हो जाएगा? बी वाला हो जाएगा, ठीक है। 23,36,000 इतना जो वसूली है वो की जाएगी।
अच्छी खासी वसूली है। ठीक, नेताओं के लिए कुछ नहीं है लेकिन आम जनता के लिए बहुत कुछ है। इसके बाद 96 को देखते हैं। 96 में कहा जा रहा है कि उत्तर प्रदेश के सभी जनपदों में कितने पुलिस थानों में महिला हेल्प डेस्क सेवा जो है उसको शुरू किया गया है या स्थापित किया गया है। यूपी बजट का प्रावधान है। तो यहाँ पे 1565 आंकड़ा दिया हुआ है, 1545 है, 1536 है। कितना आंकड़ा है, मतलब कितने यहाँ पे पुलिस थाने में महिला हेल्प डेस्क स्थापित किया जाएगा, उनकी संख्या दी हुई है। 96 का सी हो जाएगा, 1535 होगा इसका। ये फैक्चुअल डाटा है, आपको याद रखना पड़ेगा। इसके बाद 97 को देखिएगा, कहा जा रहा है कि श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए उत्तर प्रदेश में कुल कितने अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। और इन स्कूलों में कक्षा, अब यहाँ पे कौन सी कक्षा है, मतलब कहाँ से कहाँ तक निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। तो देख लीजिए कुल कितने अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं। तो विद्यालयों की संख्या पहले देखिएगा और कौन सी कक्षा से लेकर कौन सी कक्षा तक इनका संचालन होगा वो साथ में दिया हुआ है। ये आपको इसमें से चुनना पड़ेगा। तो 97 का जो राइट आंसर है वो इसमें से ए वाला हो जाएगा। श्रमिकों के बच्चों की शिक्षा के लिए प्रदेश में 18 मंडल जो है उसमें से कुल 18 अटल आवासीय विद्यालय स्थापित किए जा रहे हैं, मतलब ये मंडल वाइज है। और इसमें कक्षा 6 से लेकर 12 तक का जो पूरा पाठ्यक्रम है उनकी निःशुल्क शिक्षा दी जाएगी। ये अच्छी बात है। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा, ए वाला हो जाएगा। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं। 98 में कहा जा रहा है कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 में शीर्ष 3 आयात स्रोतों में संबंधित या आयात स्रोतों से संबंधित जो सही विकल्प है उसका चयन आपको करना है। तो इकोनॉमिक सर्वे है 2020-21 का, मतलब लेटेस्ट है। इसके हिसाब से देखिए, संयुक्त राज्य अमेरिका, उसके बाद तब चीन, उसके बाद तब संयुक्त अरब अमीरात यानी UAE, इसके बाद चीन है, फिर USA है, फिर UAE है, इसी प्रकार से चीन है, फिर UAE है और फिर हांगकांग है। और इसमें से कोई नहीं का भी विकल्प है। तो 98 का बी वाला सही है। यहाँ आयात स्रोत की बात हो रही है ना, तो बी वाला हम चुन लेते हैं, चाइना, USA और UAE, मतलब सबसे पहले चाइना, उसके बाद अमेरिका, उसके बाद अमीरात। इसके बाद 99 को देखिए, कहा जा रहा है कि अप्रैल से लेकर नवंबर 2020 में 4 शीर्ष आयातित वस्तुओं के संबंध में अब इसमें से सही आपको चयन करना है। ये इकोनॉमिक सर्वे है, पीछे का डाटा इसी से मालूम होता है। तो कच्चा पेट्रोलियम, मतलब पेट्रोलियम क्रूड जो होता है वो, इसके अलावा गोल्ड और पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, ये वाला मामला है, मतलब सबसे ज़्यादा कच्चा पेट्रोलियम आता है। इसके बाद पेट्रोलियम उत्पाद है, स्वर्ण है, कच्चा पेट्रोलियम है, इसी प्रकार से क्रम व्यवस्थित किया है। तो 99 का जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से डी वाला हो जाएगा। कुछ भी इसमें से सही नहीं है, जो इसमें क्रम दिया है ना, कुछ भी परफेक्ट नहीं है, इसलिए हम डी का चयन करते हैं। मतलब अगर देखा जाए आयातित वस्तुओं के बारे में तो कच्चा पेट्रोलियम पहले पोजीशन पे होगा, उसके बाद पेट्रोलियम प्रोडक्ट होगा, उसके बाद स्वर्ण होगा, फिर लास्ट में क्या होगा, दूर संचार यंत्र यानी जो टेलीकॉम इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं वो आएंगे। इसके बाद 100 में चलते हैं। इसमें पूछा गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा देश इकोनॉमिक सर्वे 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से विश्व में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले 4 शीर्ष देशों में शामिल नहीं है। ठीक, और इसका जो करेक्ट आंसर है यहाँ आप देख रहे हैं इसे, तो जो सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार वाले शीर्ष 5 देश हैं उसमें चीन पहले नंबर पर है, उसके बाद जापान है, फिर स्विट्जरलैंड है, उसके बाद तब पोजीशन है रूस की और लास्ट में है भारत। तो इससे भारत को हमें बाहर करना पड़ेगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा। इसके बाद 101वें को देखिए, आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के आंकड़ों के हिसाब से कौन सा क्षेत्र भारत में सकल घरेलू उत्पाद में सबसे अधिक योगदान देता है। अब इसमें से आप देखकर बताइए। तो इसमें अगर देखा जाए तो सेवा क्षेत्र सबसे ज़्यादा देता है, उसके बाद उद्योग देता है, फिर कृषि देता है। तो सेवा क्षेत्र को सबसे ऊपर कर देंगे। ठीक है, इसका करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा, सर्विसेज हो जाएगा। इसके बाद 102 को देखिए, गलत विकल्प का आपको चयन करना है। मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 3रा स्थान है। सड़क नेटवर्क की जो लंबाई है उसके मामले में वैश्विक स्तर पर भारत 2रे स्थान पर है। और नेटवर्क की लंबाई, मतलब जो सड़क नेटवर्क है उसकी लंबाई के मामले में वैश्विक स्तर पर पहले स्थान पर कौन है, USA है, ऐसा कहा गया है। तो गलत इन्फॉर्मेशन कौन सी है आप बताइए, केवल पहली वाली गलत है। ठीक है, बाकी सब तो सही है। मछली उत्पादन की दृष्टि से भारत का विश्व में 2रा स्थान है, न कि 3रा, तो यही वाला एकमात्र इसमें गलत है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 103। करेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी ये सहारनपुर में है, उपोष्ण बागवानी संस्थान प्रयागराज में है और सस्यवानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र ये झांसी में है। आप बताएं कि इसमें से सही कौन सा है। तो 103 का जो राइट आंसर होगा वो इसमें से सी वाला हो जाएगा, पहला और तीसरा। पहला तीसरा क्या है, सही है, लेकिन जो बीच का है वो गलत है। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान ये लखनऊ में है, आप भी जानते हैं। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 104। इनकरेक्ट ऑप्शन आपको सिलेक्ट करना है। तो द्रुपद मेला जो है ये असल में वाराणसी में लगता है, गोविंद साहब का मेला अम्बेडकर नगर में लगता है, माघ मेला वृंदावन में लगता है और देवा शरीफ का मेला बाराबंकी में लगता है। आप बताइए कि इसमें से गलत कौन सा है। तो गलत इन्फॉर्मेशन इसकी यहाँ आप देख लीजिए, सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब क्या है, ये जो आप देख रहे हैं यहाँ माघ मेला वृंदावन में, ये कहाँ से पहुँच जाएगा। माघ मेला का जो लोकेशन है वो प्रयागराज में, संगम गंगा यमुना का, वहाँ पर ये लगता है। बाकी जितने हैं वो ठीक है। 105 को देखिए, कहा जा रहा है कि अनिल रीता से लंबा है, ये रीजनिंग का क्वेश्चन है, लेकिन चुनमुन से छोटा है। चिन्मय अनिल से छोटी है लेकिन सबसे छोटी नहीं है। ठीक है, चिन्मय जो है वो अनिल से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है। तो दूसरा सबसे छोटा कौन है, मतलब कहने का तात्पर्य है कि अनिल जो है वो रीता से लंबा है। ठीक, यहाँ 2 अगर व्यक्ति है, अनिल लड़का हो गया और रीता लड़की हो गई, तो अनिल जो है वो रीता से लंबा है, फिर चुनमुन जो है उससे छोटा है, मतलब चुनमुन उससे लंबी है।
इसके बाद चिन्मय जो है वो अनिल से छोटा है लेकिन सबसे छोटा नहीं है, तो दूसरा सबसे छोटा कौन होगा? अब यहाँ अगर आप क्रम व्यवस्थित कीजिएगा तो इसमें हो जाएगा चिन्मय, ठीक है। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 106। 6 लड़कियां एक वृत्त के आकार में खड़ी हैं और उनका मुंह जो है वो केंद्र की ओर है। सुमन प्रवीण के बाईं ओर है। अब ये लड़कियां हैं तो इसमें प्रवीण कहाँ से आ जाएगा, ये सोचने वाली बात है। फिलहाल कुल मिलाकर 6 लोग हैं, ठीक, 6 लोग हैं, इतना आप मानिए। और ये वृत्ताकार आकृति बना के खड़े हैं, सब आमने सामने मुंह किए हुए हैं, मतलब केंद्र की ओर मुंह किए हैं वृत्त के। अब इसमें बताया गया है कि सुमन प्रवीण के बाईं ओर है, राधिका जो है ये सुमन और नेत्रा के बीच में है, आराधना प्रवीण और कार्तिक के बीच में है, प्रवीण के बाईं ओर कौन है बस आपको यही बताना है। तो इसका हो जाएगा सी वाला, ठीक है। इसमें आप अरेंज करके देखिएगा, 6 जने को इसमें अरेंज कर लीजिएगा और उसके हिसाब से अगर देखेंगे तो इसका हो जाएगा सुमन, ठीक है। प्रवीण के बाईं तरफ कौन है? सुमन है। इसके बाद 107 को देखिए। कबीर राजेश का भाई है, कबीर प्रतिभा की, माफ कीजिएगा, प्रतिभा कबीर की बहन है, तेजस सुनीता का भाई है, सुनीता राजेश की बेटी है। तो निम्नलिखित में से कौन से कबीर के चचेरे भाई बहन है, मतलब कजिन्स हैं? राजेश और सुनीता होंगे, प्रतिभा और तेजस होंगे, तो इसमें आप रिलेशनशिप जोड़िए और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, तेजस और सुनीता, ठीक है, तेजस और सुनीता। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 108। सुबह का समय है और सूर्योदय के बाद रमेश और सुरेश एक दूसरे के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं। यदि रमेश की छाया सुरेश के बाएं बनती है तो सुरेश का मुंह किस दिशा में है? अब छाया किधर बनेगी? सूर्य के जस्ट अपोजिट, मतलब सूर्य जिधर है उधर से रोशनी पड़ेगी तो इसकी छाया विपरीत दिशा में बनेगी। तो इसी हिसाब से आप अरेंज कर लीजिएगा और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें से सी वाला हो जाएगा। सी का मतलब क्या है? उत्तर दिशा होगी इसकी, मतलब सुरेश का मुंह उत्तर दिशा में है। 109 को देखिए। एक अधिवर्ष है यानी लीप ईयर है, फरवरी 29 दिन की है, तो 23 जून को मंगलवार था और इसी वर्ष 10 फरवरी को सप्ताह का कौन सा दिन था ये भी आपको बताना है। तो ये चुनना आसान है, इसमें आराम से आप देख लीजिए, बुधवार था, वेडनेसडे, ठीक। इसके बाद 110 को देखिए। यहाँ जो निष्कर्ष दिया है उसको ध्यान से पढ़िए और बताइए कौन अनुसरण कर रहा है। और ये वाले बड़े उलझाऊ प्रश्न होते हैं, मतलब इसमें आदमी उलझ कर गलत उत्तर भी दे देता है। सभी नोटबुक बुक हैं, ठीक है, सभी नोटबुक्स जो है वो असल में बुक्स हैं और सभी बुक जो है वो पेंसिल है। तो निष्कर्ष ये निकलता है कि कुछ पेंसिल जो है वो बुक है और कुछ पेंसिल नोटबुक है। आप बताइए कि इसमें से अनुसरण कौन सा कर रहा है। और इसे अगर आप देखें तो दोनों ही निष्कर्ष अनुसरण करते हैं, क्योंकि दोनों की बात यहाँ की जा रही है और यहाँ पर दोनों अनुसरण करेंगे, तो बोथ कंक्लूजन फॉलो। इसके बाद अगले वाले को देखते हैं 11वां, मतलब 111वां। तो अंग्रेजी की जो डिक्शनरी होती है उसके हिसाब से आपको व्यवस्थित करना है। यहाँ पे लिक्विडेट दिया हुआ है, इसके अलावा लाइजन दिया हुआ है, लिंगर दिया हुआ है, लाइबिलिटी है, लिंग्विस्ट है, इस प्रकार से ये शब्द है। डिक्शनरी अगर आप खोलिएगा तो कौन सा शब्द आपको पहले मिलेगा, कौन सा उसके बाद, कौन सा उसके बाद, इस क्रम में आपको देखना है। तो 111वें का अगर आप अरेंज कीजिएगा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में तो इसका जो क्रम है ना, पहला, उसके बाद फिर 5वां, फिर तीसरा, फिर दूसरा, फिर चौथा, अर्थात डी वाला जो ऑप्शन है वो परफेक्ट है, उसी हिसाब से इसे करेंगे। इसके बाद 112 को देखिए। इनमें से अक्षर समूह जो दिया है रिक्त स्थानों पर रखने के मतलब रख दिया जाए तो श्रृंखला पूरी हो जाए, ऐसा आपको अक्षर समूह तलाशना है। तो यहाँ जो सीरीज है उसमें कौन कौन से अक्षर आप भरिएगा वो नीचे दिया हुआ है और इसमें आप जब भर कर देखेंगे तो जो BAPG वाला ऑप्शन है ना, मतलब इसमें अगर देखें तो ए वाला ही ठीक है, BAPG उसको भर दीजिए। मतलब यहाँ पे आप देख रहे हैं कि बीच में जो ब्लैंक स्पेस है यहाँ B भर दीजिए, यहाँ पर A भर दीजिए, यहाँ पर P भर दीजिए और लास्ट में G भर दीजिए। इसके बाद 113 को देखिए। वास्तविक समय 9:28 हो रहा है और उसका जो मिरर इमेज बनेगा उसमें क्या दिखेगा? घड़ी की सुइयां जो है वो किसी दर्पण के सामने, मतलब घड़ी जो है वो किसी शीशे के सामने लगी हुई है, तो घड़ी में बज रहा है 9:28। तो बताइए दर्पण में कितना बजेगा? तो 113 का हो जाएगा 2:32। अगर दर्पण में आप देखेंगे तो 2:32 की जो पोजीशन है वो दिखाई देगी। इसके बाद देखिए आगे 114वें में कहा गया कि राधे का स्थान दाएं से 22वां है और शिवाय का स्थान बाएं से 33वां है। वे अपना जो स्थान है वो आपस में बदल लेते हैं। तो राधे का स्थान दाएं से अब 30वां हो जाता है और बाएं से शिवाय का नया स्थान आपको बताना है। तो यहाँ जब इंटरचेंज हुआ तो उसके बाद जो इनकी पोजीशन है वो हो जाएगी इसमें से बी वाली, 40वां स्थान उसका हो जाता है, ठीक है, 40वां स्थान उसका हो जाता है। इसके बाद 115वें को देखिए। एक फोटोग्राफ की ओर एक औरत जो है इशारा करते हुए कहती है, माफ कीजिएगा, फोटोग्राफ में एक औरत, यानी कहने का तात्पर्य क्या है कि जो फोटोग्राफ है, फोटो है वो एक औरत की है, उसकी ओर इशारा करते हुए एक आदमी कहता है कि वह, यानी जो औरत है, उसके इकलौते भाई का पुत्र मेरी पत्नी का भाई है। तो ये जो महिला है इसका इस आदमी से क्या संबंध है बताइए? तो यहाँ अगर आप संबंध जोड़ेंगे तो ये ससुर की बहन यानी सिस्टर ऑफ फादर इन लॉ होगी, इतना गंभीर रिलेशनशिप यहाँ जुड़ेगा। इसके बाद 116वें को देखते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन विल कम इन प्लेस ऑफ क्वेश्चन मार्क। तो यहाँ आप देख लीजिए सीरीज कौन सी इसमें कंप्लीट हो रही है, बीच में आपको भरना है, 377 के बाद खाली है, फिर 91 आ गया है। तो 116 का जो राइट आंसर है वो इसमें 186 हो जाएगा, ठीक है, भर लीजिएगा और भर के देख लीजिएगा, एकदम परफेक्ट आएगा 186। इसके बाद 117 को देखिए। अप्रोच को हम लोग लिख सकते हैं कुछ इस भाषा में, यहाँ पर देखिए, यह है ZKZLIKXS, इस प्रकार से लिख सकते हैं। और उसी भाषा में डिस्टेंस को कैसे लिखेंगे? तो यहाँ अल्फाबेट आप अरेंज कर सकते हैं, ऐसे प्रश्न बहुत आराम से हल हो जाते हैं। थोड़ा बहुत आपको इसमें पकड़ना पड़ता है कि कितना गैप रहेगा अक्षरों के बीच में। तो इसका जो परफेक्ट क्रम है वो बी वाला हो जाएगा, WRMZGHXB, ये वाला जो क्रम है ना, बी वाला, ये सही है। इसके बाद 118 को देखिए। कहा जा रहा है कि स्फूर्ति जो है ये प्रिया को निम्न में से किस सोशल मीडिया एप्लीकेशन पर, यहाँ प्रश्न को देखिए, स्फूर्ति प्रिया को निम्नलिखित में से किस सोशल मीडिया एप्लीकेशन का शिकायत अधिकारी नियुक्त किया गया है?
देखिए, सोशल मीडिया एप्लीकेशन जो होते हैं या सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म होते हैं, उस पर शिकायतें बहुत बड़े पैमाने पर दर्ज होती हैं, तो इसके लिए अलग से ऑफिसर्स बनाए जाते हैं। तो यहाँ ये स्फूर्ति प्रिया जो है इन्हें अपॉइंट किया गया है। अब इसके बाद आप बताइए कि कौन से सोशल मीडिया से ये जुड़ी हुई हैं। इसके बाद ये भी दिया है कि हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के किस डिप्टी गवर्नर का कार्यकाल 2 वर्ष के लिए बढ़ा दिया गया है। फेसबुक है और महेश कुमार जैन है, व्हाट्सएप है और इसके अलावा टीबी रविशंकर का नाम है फेसबुक और व्हाट्सएप, और इसके बाद इंटरचेंज कर दिया है नाम। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ऊपर ही था, ज़्यादा नीचे नहीं जाना था। फेसबुक का इन्हें बनाया गया है शिकायत अधिकारी, और महेश कुमार जैन जो है ये इनका कार्यकाल 2 साल के लिए बढ़ा दिया गया है। इसके बाद 119 को देखिए, पेमेंट कंपनी इसमें से कौन सी है जिसने कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के साथ 3 साल के लिए समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं, और भारतीय जीवन बीमा निगम के अध्यक्ष हैं MR कुमार। इनके कार्यकाल को कब तक के लिए बढ़ा दिया गया है वो भी आपको बताना है। और 119वां जो आप देख रहे हैं इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा, भारत पे और मार्च 2022। इसके बाद 120 में को देखते हैं। ये लेखिका है, इनका नाम है सिसी डोंगरेम्बा। इनको पेन प्रिंटर प्राइज 2021 से सम्मानित किया गया है। ये किस देश से बिलोंग करती हैं ये आपको बताना है। और 74 स्ट्राइक्स के साथ दूसरे सबसे अधिक सक्रिय अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले जो खिलाड़ी हैं उनका भी नाम आपको बताना है। अब यहाँ जो ऑप्शन दिया है उसमें से करेक्ट आंसर क्या होगा, जिम्बाब्वे होगा और सुनील छेत्री होगा। ये है कहाँ की लेखिका, जिम्बाब्वे की है, और ये अंतर्राष्ट्रीय गोल करने वाले दूसरे सबसे ज्यादा जो नंबर के हैं वो कौन है, सुनील छेत्री है। इसके बाद 121 को देखते हैं। देहांग पटकई वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 7वां नेशनल पार्क घोषित किया गया है, और किस सागर में भारत थाईलैंड समन्वित गश्ती अभ्यास 31वां संस्करण जो उसका है 31st एडिशन वो लॉन्च किया गया है, मतलब कौन सा सागर है। तो आप जानते हैं कि देहांग पटकई और रायमोना ये नए नए डिक्लेयर हुए हैं असम में। नेशनल पार्क की जो संख्या है वो बढ़ गई है, तो ये असम हो जाएगा। और असम के साथ यहाँ 2 ऑप्शन है, एक तो अंडमान सागर है, दूसरा लाल सागर है। फिलहाल इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें अंडमान सी हो जाएगा, तो करेक्ट आंसर क्या होगा फिर, ए वाला होगा। 122 को देखिए, किसे भारत और न्यूजीलैंड के बीच होने वाले वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल का रेफरी अपॉइंट किया गया, और ICICI बैंक के अल्पकालिक अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, ये 2 चीजें। और इसका जो इसमें करेक्ट पेयर है वो बी वाला होगा, ठीक है, क्रिस ब्रॉन्ड और GC चतुर्वेदी। इसके बाद 123 को देखिए, हाल ही में कौन सा देश बिटकॉइन को लीगल टेंडर का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश बन गया है, और किस भारतीय स्टार क्रिकेटर ने क्रिकरू नाम का जो क्रिकेट कोचिंग पोर्टल है उसको लॉन्च किया है। ये चीज़ है, ये कोचिंग पोर्टल का नाम है। ये कोचिंग किसकी देते हैं, क्रिकेट की देते हैं। तो आप बताइए इसमें से कौन से क्रिकेटर हैं और ये कौन सा देश है। तो 123 का जो राइट आंसर है वो इसमें डी वाला हो जाएगा। ये एल सल्वाडोर है जहाँ पे बिटकॉइन को लीगल टेंडर दिया गया है, और साथ में वीरेंद्र सहवाग हैं जो कि क्रिकेट की कोचिंग देंगे इस पोर्टल के माध्यम से। ठीक, इसके बाद अगले प्रश्न को देखते हैं। 124 कहा जा रहा है कि जो QS वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग है 2022 की, भारत के सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय का दर्जा किसे मिला है ये आपको बताना है। तो भारत का सर्वश्रेष्ठ विद्यालय किसको चुना गया, मतलब विश्वविद्यालय, ये भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बॉम्बे है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी बॉम्बे, बी वाला ऑप्शन है। इसके बाद 125 को देखिए, किस विश्वविद्यालय के वैज्ञानिकों ने शनि ग्रह की आंतरिक संरचना का एक मॉडल तैयार किया है, और साथ में ये भी पूछा गया है कि स्पेन के मशहूर चित्रकार थे पाब्लो पिकासो, इनकी पेंटिंग थी वुमेन सिटिंग नियर अ विंडो। ठीक है, तो इसको किस देश में बेचा गया है ये आपको बताना है। पिकासो जाने माने चित्रकार थे। और 125 का जो राइट आंसर है वो इसमें ए हो जाएगा। जॉन हॉपकिंस यूनिवर्सिटी है जहाँ पे ये शोध किया गया है और ये मॉडल तैयार किया गया है, और साथ में ये जो देश जहाँ ये पेंटिंग बेची गई है वो न्यूयॉर्क है, तो इसका करेक्ट आंसर ए वाला है। इसके बाद 126 को देखिए, हाल ही में अमेरिका में क्रिम्सन सौर परियोजना के लिए कितने $1 मिलियन की मंजूरी दी गई है, और हाल ही में भारतीय सेना ने सैनिकों को लाभ पहुंचाने के लिए किस राज्य में पहला हरित सौर ऊर्जा उत्पादन संयंत्र शुरू किया है। तो 126 का बी हो जाएगा, $550 मिलियन, और सिक्किम वाला जो ऑप्शन है वो इसमें परफेक्ट है। इसके बाद 127 को देखते हैं। भारत का सबसे बड़ा हॉकी स्टेडियम ओडिशा के किस शहर में बनाए जाने की घोषणा की गई है, और किस राज्य सरकार द्वारा महबूबनगर जिला जो है उसमें एरो स्पोर्ट्स पैरा मोटर एडवेंचर ट्रेनिंग सेंटर को स्थापित किया गया, ये चीज़ है। अब इसमें आपको देखना है भुवनेश्वर और आंध्र प्रदेश है, राउरकेला और तेलंगाना है, भुवनेश्वर और तेलंगाना है, ऐसे करके ऑप्शन है, और इसका जो करेक्ट आंसर है वो सी हो जाएगा, भुवनेश्वर और तेलंगाना। इसके बाद 128 को देखिए, मई 2021 में कौन सा राज्य आयुष्मान भारत परियोजना में शामिल होने वाला 33वां राज्य या केंद्र शासित प्रदेश बन गया है, और किस नगर निगम ने देश का पहला ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है, ये 2 चीज़ें। तो गाजियाबाद ने ग्रीन म्यूनिसिपल बॉन्ड जारी किया है पहले, और उसके साथ जो ऑप्शन है इसमें आप देख लीजिए। तो 128 का जो राइट आंसर है वो इसमें से तेलंगाना और गाजियाबाद वाला होगा, यानी करेक्ट आंसर क्या है, सी वाला हो जाएगा। इसके बाद 129 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 129 में कहा जा रहा है कि हाल ही में किस देश ने तियान्हे अंतरिक्ष स्टेशन का मुख्य मॉड्यूल लॉन्च किया है, और कौन सा देश कम गति पर स्वचालित वाहनों के उपयोग के लिए विनिमय जारी करने वाला पहला देश बन गया है। ये पेयर आपको चुनना था, और इसका जो राइट आंसर है वो इसमें आप देख लीजिए, डी वाला हो जाएगा, चाइना और यूनाइटेड किंगडम। 130 को देखिए, हाल ही में किस सरकार ने बेंगलुरु बेस्ट शिक्षिका श्यामला गणेशन को ऑर्डर ऑफ राइजिंग सन से सम्मानित किया है, और लेबनान की किस झील में बहुत ज़्यादा प्रदूषण की वजह से झील के किनारे लगभग 40 टन मछलियाँ मृत पाई गई थी। ये 2 चीज़ आपको बतानी है। तो जर्मनी और नौसेर झील है, जापान और कारून झील है, जर्मनी और कारून है, जापान और नासेर है, इसमें से ऑप्शन कौन सा होगा, बी वाला हो जाएगा, जापान और कारून। इसके बाद 131 को देखिए, हाल ही में भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर शक्तिकांत दास ने स्वास्थ्य जैसी संस्थाओं को
ठीक है, मतलब स्वास्थ्य संबंधित संस्थाओं को कितने रुपए का ऋण देने के लिए कोविड-19 हेल्थ केयर पैकेज की घोषणा की है। ये पैकेज कितने का है ये आपको बताना है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें बी हो जाएगा। 50,000 करोड़ रुपए का टोटल पैकेज है, ठीक है। इसके बाद 132 को देखिए, भारतीय रिजर्व बैंक ने कितने वर्ष के लिए विनिमय समीक्षा प्राधिकरण की स्थापना की है और भारत के द्वारा गगनयान मिशन के सहयोग के लिए या उस पर सहयोग के लिए किस देश के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। तो यहाँ 1 वर्ष और रूस दिया है, 2 साल और फ्रांस दिया है, इस प्रकार से ऑप्शन है। और इसका जो करेक्ट आंसर है वो इसमें सी हो जाएगा, 1 साल और फ्रांस। इसके बाद 133 को देखिए, कहा जा रहा है कि किस केंद्रीय मंत्री ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का ऑनलाइन शिकायत पोर्टल लॉन्च किया है। ये कौन से मंत्री हैं? तो रविशंकर प्रसाद होंगे, और कौन हो सकते हैं। 134 को देखिए, कौन सा राज्य वर्ष 2022 तक हर घर जल वाला राज्य बन जाएगा, मतलब हर घर तक पानी पहुंच जाएगा। और कौन वित्तीय फर्मों के लिए जलवायु परिवर्तन कानून बनाने वाला दुनिया का पहला देश बन जाएगा। ये आपको बताना है पेयर में। तो इसका जो है पंजाब और न्यूजीलैंड होगा, ठीक है। पंजाब में ये हर घर जल जो है पहुंच जाएगा और न्यूजीलैंड ऐसा पहला देश बन जाएगा। इसके बाद 135 को देखते हैं, हाल ही में किसने मोंटे कार्लो 2021 का जो खिताब है उसे जीता है। और हेनले पासपोर्ट इंडेक्स में भारत की पोजीशन आपको बतानी है। ये 2 चीज़ है। तो 135 का इसमें से करेक्ट पेयर कौन सा होगा? डी वाला हो जाएगा। यहाँ जो व्यक्ति का नाम है वो स्टेफानोस सिट्सिपास है, ठीक है। और 84वां स्थान भारत को प्राप्त हुआ है। तो यहाँ हमने देखा। इसके बाद 136 को देखते हैं, यहाँ कहा गया कि लिगिया नोरोन्हा, इन्हें हाल फिलहाल में संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम के न्यूयॉर्क कार्यालय के सहायक महासचिव और प्रमुख के तौर पे अपॉइंट किया गया है। ये किस देश से संबंधित है आपको बताना है। इसका डी हो जाएगा। ये भारतीय अर्थशास्त्री है और संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम का जो न्यूयॉर्क कार्यालय है वहाँ पे ये नए सहायक महासचिव और प्रमुख के तौर पे नियुक्त हुई है। तो इसका करेक्ट आंसर इसमें से क्या होगा? डी वाला होगा। इसमें कुछ भी नहीं सही है। 137 को देखिए, नौरीन हसन को हाल में फेडरल रिजर्व बैंक की पहली उपाध्यक्ष और मुख्य परिचालन अधिकारी के तौर पर चुना गया है। तो यह फेडरल रिजर्व बैंक कहाँ पर स्थित है, इसकी लोकेशन आपको बतानी है, नाम भी याद रखिएगा। फिलहाल इसका करेक्ट आंसर बी हो जाएगा, न्यूयॉर्क में है, ठीक है। इसकी लोकेशन कहाँ है? न्यूयॉर्क में। 138 गलत विकल्प का आपको चयन करना है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर 2020 ये द टाइम्स ऑफ इंडिया ग्रुप के द्वारा जारी किया जाता है। इंटरनेशनल वुमेन ऑफ करेज 2020 ये कौशल्या शंकर को प्राप्त हुआ है अवार्ड। बिहारी पुरस्कार मोहन कृष्ण बोहरा को प्राप्त हुआ है 2020 वाला। सभी गलत है ऐसा कहा गया। तो देखिए 138 का करेक्ट आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। ऊपर वाला गलत है। चैंपियन पब्लिशर ऑफ द ईयर अवार्ड जो है ये द हिंदू ग्रुप के द्वारा दिया जाता है। इसके बाद माफ कीजिएगा, द हिंदू ग्रुप को दिया गया है ऐसा इसमें कहा गया। कौन देता है ये नहीं पूछा है, किसको मिला है ये दिया है। तो इसमें से गलत कौन सा है? पहला वाला। इसके बाद 139 को देखते हैं, महामदो इस्तोफो, इन्होंने हाल फिलहाल में इब्राहिम प्राइज फॉर अचीवमेंट इन अफ्रीकन लीडरशिप 2021 को जीता है। ये किस देश के पूर्व राष्ट्रपति हैं? तो इनका जो राष्ट्रपति होने का देश है वो कौन सा है? ये अफ्रीकन लीडरशिप नाइजर के पूर्व राष्ट्रपति हैं। यहाँ जो करेक्ट आंसर है वो हो जाएगा नाइजर। नाइजीरिया नहीं होगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, नाइजर होगा। लास्ट क्वेश्चन को देखते हैं, जान मगुफुली, इनका हाल में देहावसान हो गया। ये किस देश से संबंधित है, मतलब किस देश के राष्ट्रपति थे। और जीवी रामकृष्ण का हाल में देहावसान हो गया, ये किस संगठन के पहले अध्यक्ष थे। तो इसका बी वाला हो जाएगा, ठीक है। ये तंजानिया के राष्ट्रपति थे और ये सेबी के पहले अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर बी था। तो यहाँ तक हमने इस टेस्ट को कंप्लीट किया है। ऐसे ऐसे कई सारे टेस्ट आपको मिलते रहेंगे परीक्षा तक। लगातार अभ्यास करते रहिए। तब तक के लिए नमस्कार।